नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, राहुल गांधी और अखिलेश यादव, जी हां, नाम तो सुना होगा इन दोनों नेताओं का आपने। राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक बार फिर बीजेपी को मात देने की बड़ी तैयारी में जुट गए हैं। आपको आश्चर्य लग रहा होगा कि अभी अभी हरियाणा का चुनाव बीता है, कांग्रेस पार्टी वहां हार गई और अब अखिलेश और राहुल गांधी का नाम लेकर मैं कह क्या रहा हूं। जी बिल्कुल, आप सही सुन रहे हैं। इन दोनों नेताओं ने एक बार फिर बीजेपी को मात देने की बड़ी तैयारी कर ली है। एक तरफ राहुल गांधी हरियाणा में कांग्रेस की हार के बाद बिल्कुल एंग्री यंग मैन वाले अंदाज में पूरी पार्टी में ऊपर से नीचे तक बदलाव लाने की रणनीति बना चुके हैं और साथ ही ईवीएम को लेकर पूरे देश में नई लड़ाई छेड़ने की तैयारी हो गई है। तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने कल से उत्तर प्रदेश में ऐसी सियासी हलचल मचाई है जिसके कारण बिहार से होते हुए, बिहार उत्तर प्रदेश यहां से होते हुए दिल्ली तक, और दिल्ली से आगे बढ़े अगर तो उधर महाराष्ट्र तक सियासी जमीन हिलने लगी है। बीजेपी तो इस समय हरियाणा में जीत के जश्न में मगन है और अब वो महाराष्ट्र और झारखंड की सत्ता में आने के ख्वाब बुन रही है। लेकिन क्या राज्यों की सत्ता में आने की तैयारी कर रही बीजेपी के हाथ से केंद्र की सत्ता चली जाएगी? ये एक बड़ा सवाल है। सवाल यह भी है कि क्या जल्द ही प्रधानमंत्री की कुर्सी से नरेंद्र मोदी हट जाएंगे? क्योंकि आज अखिलेश यादव ने नीतीश कुमार को एक बड़ा मशविरा दे दिया है और कहा है कि अब उन्हें बीजेपी का साथ छोड़ देना चाहिए। दरअसल जयप्रकाश नारायण की जयंती पर उनकी मूर्ति को माला पहनाने पर कल से उत्तर प्रदेश में बवाल मचा हुआ है। बीजेपी सरकार ने अखिलेश यादव को रोकने के लिए बैरिकेडिंग कर दी, तो अखिलेश यादव ने सड़क पर ही जेपी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया और इसके बाद समाजवादी समर्थकों की भारी भीड़ के बीच उन्होंने बीजेपी सरकार की तानाशाही के खिलाफ मोर्चा खोला और नीतीश कुमार को वहीं से मशविरा दे दिया कि जेपी का अपमान करने वालों के साथ उन्हें नहीं रहना चाहिए, यानी जो बीजेपी है उसका साथ नीतीश कुमार को छोड़ देना चाहिए। इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अखिलेश यादव ने यही बात कही और साथ में ही बीजेपी पर तंज भी कसा। आइए जरा सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं अखिलेश यादव। चर्चा की शुरुआत यही से और यहां के बाद जब आगे बढ़ेंगे तो राहुल गांधी ने क्या रणनीतियां बनाई हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर, ईवीएम को लेकर देश में क्या कुछ चल रहा है और यहां से दिल्ली की कुर्सी तक और उसके बाद महाराष्ट्र और झारखंड में जो चुनाव होने जा रहे हैं उन चुनावों के पहले क्या कुछ चल रहा है, सब पर बात करेंगे, विचार करेंगे। लेकिन पहले सुनिए अखिलेश यादव को। कहना चाहता हूं कि सरकार आखिर क्या चाहती है कि हम लोग पोल वॉल्ट करें, जिम्नास्ट करें कि भाई पोल वॉल्ट कब से करने लगे बताओ? उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा। तो ये सरकार क्या चाहती है? किसी महापुरुष का सम्मान नहीं करने देना है और इसलिए नहीं करने दे रही क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों का योगदान भारत की आजादी में नहीं रहा है। वो ऐसे तमाम महापुरुषों से चिढ़ करते हैं, नफरत करते हैं। इसीलिए मैंने भी कुछ देर पहले कहा था नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बिहार उस आंदोलन से जुड़े रहे, संपूर्ण क्रांति के आंदोलन से जुड़े रहे। जेपी जी के साथ और उस समय के समाजवादी लोगों के साथ उन्होंने काम किया है। ये मौका मिला उन्हें कि जो लोग जेपी और लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं उनसे समर्थन वापस ले। ठीक है, तो सुन रहे थे आप नीतीश कुमार का जिक्र करते हुए, जेपी आंदोलन का जिक्र करते हुए नीतीश कुमार पर सीधा यहां निशाना ना साधते हुए बल्कि उनको उस पार्टी का साथ छोड़ देने की नसीहत दे रहे हैं यहां अखिलेश यादव, जिस पार्टी के साथ मिलकर अभी सत्ता पर आसीन है नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू, यानी यहां एनडीए से अलग होने की बात कर रहे हैं अखिलेश यादव, जो नसीहत दे रहे हैं, मशविरा दे रहे हैं नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार को आप याद कीजिए, उन्होंने तो कह दिया था कि अब हम उधर नहीं जाएंगे, इधर ही रहेंगे। लेकिन अखिलेश की पहल के बाद अगर इंडिया गठबंधन यह प्रस्ताव देता है कि नीतीश पीएम की कुर्सी पर बैठ जाएं, तो क्या पता नीतीश बाबू फिर इधर आ जाएं। वैसे अखिलेश यादव ने आज एक और जबरदस्त कटाक्ष भी किया है, वो भी जरा सुन लेते हैं क्या कुछ कटाक्ष में कह रहे हैं अखिलेश यादव। आएंगे राहुल गांधी और ईवीएम तक, लेकिन पहले लखनऊ में जो कुछ हुआ कल रात से लेकर आज तक उसे देख लेते हैं, सुन लेते हैं। अखिलेश यादव को सुनिए। जब दिया बुझता है तो फड़फड़ाते हैं लोग। ये हटने से पहले का ये क्रोध दिखाई दे रहा है। जब दिया बुझता है तो फड़फड़ाते हैं लोग।
तो सुन लिया आपने, जब दिया बुझता है तो फड़फड़ाते हैं लोग। इस बात के जरिए अखिलेश यादव ने योगी पर निशाना साधा है दोस्तों, या मोदी पर निशाना हो सकता है साधा हो, यह बीजेपी के लोग ही तय करें। लेकिन अखिलेश के तेवर बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सियासत में अभी गर्मी और बढ़ेगी। हालांकि मौसम धीरे धीरे सर्दी का आने जा रहा है। वहीं पर राहुल गांधी ने भी कल कांग्रेस की समीक्षा बैठक में जो तेवर दिखाए, उससे अब कांग्रेस में रहकर पार्टी के खिलाफ काम करने वाले लोग सहम गए हैं। बताया जा रहा है कि कल जिस तरह राहुल गांधी कांग्रेस कार्यालय अचानक पहुंचे, उससे पार्टी में हड़कंप है। आपको याद होगा कि कल राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे के घर से जब निकले मीटिंग के बाद, समीक्षा बैठक के बाद, जहां उन्होंने और मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह तय किया कि हरियाणा चुनाव को लेकर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी हम बनाएंगे और फैक्ट फाइंडिंग करेंगे कि आखिर हार के पीछे की वजह क्या है। लेकिन वहां से जब राहुल गांधी निकले तो अपने घर न जाकर सीधे पहुंचे एआईसीसी दफ्तर, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी 24 अकबर रोड पहुंचे। और अचानक पहुंचे तो वहां पार्टी में, वहां के कार्यालय के अन्य सहयोगियों साथी में हड़कंप मचा हुआ है कल से। वैसे राहुल गांधी पहले ही कह चुके हैं कि जिन लोगों के मन में डर है वो पार्टी से चले जाएं, और अब वो साफ तौर पर पार्टी हित से ऊपर अपने हितों को रखने वाले नेताओं के लिए भी नाराजगी दिखा रहे हैं। खासकर हरियाणा के क्षत्रपों तक ये मैसेज चला गया है कि उनकी मनमानी के दिन लद गए हैं। इधर हरियाणा में ईवीएम में गड़बड़ी की जो आशंका है, उसे लेकर भी अब राहुल गांधी लंबी लड़ाई के मूड में आ गए हैं, क्योंकि सवाल अब लोकतंत्र बचाने का है। आज इधर महाराष्ट्र में संजय राउत ने भी कहा है कि चुनाव आयोग चूना लगाता है। जी हां, संजय राउत ने कहा है सुबह सुबह कि चुनाव आयोग चूना लगाता है, लेकिन उन्होंने यह भी कह दिया कि महाराष्ट्र में यह घोटाला नहीं हो पाएगा। आइए जरा पहले सुन लेते हैं संजय राउत को कि चुनाव आयोग कैसे चूना लगाता है और महाराष्ट्र चुनाव में यह घोटाला हम करने नहीं देंगे। संजय राउत कह रहे हैं, सुनिए जरा। सुप्रीम को लेके जिस तरह से एविडेंस दिए हैं राहुल गांधी ने, सब किस तरह से देखें? एंड वोट भाजपा को ज्यादा ओनली 0.6, एक 1% भी नहीं है, और उनकी 30 सीटें ज्यादा, 30 सीटों में उनको फायदा हो गया है। 0.6 में 30 सीट कैसे ज्यादा उनको जिता सकते हैं? गड़बड़ तो है। राहुल गांधी जी ने जो एविडेंस दिए है उसके ऊपर अभी विचार कौन करेगा? चुनाव आयोग तो सबको चुना लगाते हैं। जनता ने सोचना चाहिए हरियाणा में क्या, कैसे और किसने किया, और महाराष्ट्र में ये लोग क्या करना चाहते हैं। लेकिन अब महाराष्ट्र में इस प्रकार के घोटाले नहीं होने चाहिए। तो सुन रहे थे आप यहां संजय राउत को, चुनाव आयोग तो हमेशा चूना लगाते हैं, ये कह रहे थे संजय राउत। इसका मतलब साफ है कि अब विपक्ष के रडार पर केवल बीजेपी ही नहीं है, बल्कि वो तमाम संवैधानिक संस्थाएं भी हैं जो किसी तरह बीजेपी की मदद कर रही हैं। इन संस्थाओं को उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराने की लड़ाई भी अब इंडिया गठबंधन लड़ रहा है। वैसे महाराष्ट्र में बीजेपी धांधली की रणनीति बनाए या ना बनाए, उसे अब यह सोचना होगा कि वो सहयोगी दलों को कैसे साथ रखे, क्योंकि अजीत पवार कल जिस तरह कैबिनेट बैठक से चले गए और उधर एकनाथ शिंदे एक महीने में करीब 150 फैसले लेकर अपना कद बढ़ाने में लगे हुए हैं। जी हां, सही सुन रहे हैं आप, पिछले एक महीने में करीब 150 नए फैसले ले चुके हैं एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में, और अपना कद बढ़ाने में लगे हुए हैं एकनाथ शिंदे। ये दोनों ही बातें बीजेपी के लिए चिंता की हैं। चिंता की बात इसलिए क्योंकि यहां से बीजेपी बैकफुट पर नजर आती है, क्योंकि न पवार पर भरोसा कर सकती है बीजेपी और न ही शिंदे पर भरोसा कर सकती है बीजेपी। ऐसे में अखिलेश यादव का तंज भी याद आता है कि दिया बुझने से पहले लोग फड़फड़ाते हैं, क्योंकि बीजेपी का दिया भी अब बुझने की तरफ ही बढ़ रहा है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिधर अखिलेश यादव ने इशारा किया है। लेकिन इस सबके बीच अभी आपने देखा, परसों शाम को चुनाव आयोग पहुंचा था कांग्रेस का डेलीगेशन, आपने वो भी देखा था। जरा चुनाव आयोग जब पहुंचा था कांग्रेस का डेलीगेशन और उसने जो बातें अपनी रखी थी, क्या बातें रखी थी, जरा एक बार फिर से सुन लेते हैं। आप याद कीजिए कि उस समय कांग्रेस के डेलीगेशन में अभिषेक मनु सिंह भी थे, पवन खेड़ा थे, हुड्डा थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इनके अलावा बहुत सारे तमाम नेता, अशोक गहलोत भी थे, ये केसी वेणुगोपाल भी थे, ये तमाम नेता थे जो शाम के 6 बजे जाकर इन्होंने ज्ञापन सौंपा था और चुनाव में गड़बड़ियों को लेकर कुछ पॉइंट्स जो है वो वहां पर सबमिट किए थे। कुछ पॉइंट्स में एक ज्ञापन सबमिट किया था, उनको सौंपा था। आज उसके बाद फिर से
ये आप तस्वीर देख रहे हैं चुनाव आयोग से बाहर निकलते हुए। लेकिन आज एक बार फिर जो कांग्रेस ने एक और लेटर सौंपा है, ये लेटर आप देख लीजिए, चीफ इलेक्शन कमीशन को लेटर, अभी से थोड़ी देर पहले ये लेटर जयराम रमेश ने भेजा है चुनाव आयोग को। इसमें 20 गड़बड़ियों का, 20 सीटों पर गड़बड़ियों की बात साफ साफ कही गई है। इस चिट्ठी को साझा करते हुए कांग्रेस ने क्या कुछ लिखा है, जरा उसको देख लेते हैं। ट्विटर पे क्या कुछ लिख रही है, जयराम रमेश लिख रहे हैं, 9 अक्टूबर को कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने चुनाव आयोग को शिकायतों से भरा ज्ञापन सौंपा था। आज उसे आगे बढ़ाते हुए हमने एक अपडेट ज्ञापन दिया है, जिसमें हरियाणा के 20 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रक्रिया में गंभीर और स्पष्ट अनियमितताओं को हाईलाइट किया गया है। हमें उम्मीद है कि चुनाव आयोग इस पर संज्ञान लेगा और उचित निर्देश जारी करेगा। ये कह रहे हैं जयराम रमेश। कांग्रेस पार्टी की तरफ से यह ज्ञापन सौंपा गया है और जिसमें 20 विधानसभा का जिक्र यहां पर किया गया है। मामला सिर्फ ये 20 विधानसभा या ऐसे कुछ ज्ञापनों का नहीं है दोस्तों, मामला जो है वो ये है चुनाव की गड़बड़ियों का। चुनाव में कौन सी पार्टी आगे कौन सी पार्टी पीछे, ये तो रिजल्ट के आने के बाद हम बता पाते हैं और वो आपने देख लिया। 8 तारीख को जो रिजल्ट आए उस रिजल्ट के बाद खूब समीक्षाएं हो रही हैं और 99% लोग कांग्रेस को समझा रहे हैं कि कांग्रेस को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन 1% हम जैसे लोग हैं जो ये बता रहे हैं कि चुनाव में गड़बड़ियां क्यों होती हैं, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। आखिर ऐसी चिट्ठियां क्यों जयराम रमेश को लिखनी पड़ रही हैं, या आज से 14 साल पीछे जाइए 2010 में तो बीजेपी को ऐसी चिट्ठियां क्यों लिखनी पड़ रही थी चुनाव आयोग को, जब यह कहा जा रहा था कि 2009 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने धांधली की है। और इतना ही नहीं, उस समय जीवीएल नरसिम्हा राव ने ईवीएम पर एक किताब लिख डाली थी। ये सब कई बार हम लोग इसी मंच से रिपीट कर चुके हैं, लेकिन ये बात यहां पर क्यों हम कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि चुनाव की प्रक्रिया में जो धांधली है, वोटर लिस्ट से लेकर रिजल्ट तक जो धांधली है, जो यहां हर तरह की धांधलियां, उस पर आखिर ब्रेक कैसे लगे। आप ये कहते हैं कि कांग्रेस को अपने नेताओं को, लोकल नेताओं को ठीक करना चाहिए, कांग्रेस को इस पर ध्यान देना चाहिए, ईवीएम की चोरी ना हो, इन सब पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन ये जो स्वतंत्र संस्थाएं, संवैधानिक संस्थाएं, जिसमें सब सर्वोपरि है चुनाव आयोग, जो देश के लोकतंत्र की सुरक्षा करता है, जो देश के लोकतंत्र को चुनाव के जरिए मजबूत करने की कोशिश करता है, उस चुनाव आयोग पर अगर उंगलियां उठ रही हैं तो आखिर क्यों? ये यहां पर एक बहुत बड़ा सवाल है। सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले ये जो आप चिट्ठी और उसके लिए जयराम रमेश की का जो ट्वीट है वो देख रहे थे, जरा ये भी सुना देना चाहता हूं। जो साथी सुन लिए होंगे उनसे माफी मांगते हुए, क्षमा चाहते हुए, इसको यहां पर सुनाना दिखाना जरूरी है। इसलिए जरा सुनिए यहां पवन खेड़ा ने क्या कुछ कहा था जब परसों चुनाव आयोग से मिले थे। तो परसों चुनाव आयोग से मिलने के बाद पवन खेड़ा इसी पर अपनी बात जो रख रहे थे, जरा उसे सुन लीजिए। केसी वेणुगोपाल जी, अशोक गहलोत जी, अजय माकन जी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, जयराम रमेश जी, उदय भान जी और सिंघवी साहब भी थे, वो ऑनलाइन जुड़े। इलेक्शन कमीशन को हमने अवगत कराया। करीब 20 शिकायतें जो हमारे पास आई हैं, उनमें से 7 लिखित शिकायतें जो अभी आई हैं 7 कॉन्स्टिट्यूएंसीज से, जिसमें बैटरीज का खास तौर पे जो 99% बैटरीज दिखा रही थी काउंटिंग के दिन, और बाकी मशीनें जो सामान्य थी वो 60-70% दिखा रही थी। उससे हमने चुनाव आयोग को अवगत कराया और चुनाव आयोग ने हमें ये आश्वासन दिया है, क्योंकि माकन जी ने और सिंघवी साहब ने एक मांग रखी कि वो तमाम मशीनें जिनके बारे में आज जिक्र किया है, शिकायत की है, उन मशीनों को सील कर दिया जाए, सिक्योर कर दिया जाए जब तक इसकी जांच पूरी नहीं हो जाती। हमने चुनाव आयोग को ये भी कहा कि अगले 48 घंटे में हम बाकी शिकायतें जो हमारी एकत्रित हो रही हैं, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष उदय भान जी इकट्ठी कर रहे हैं, वो तमाम शिकायतें भी हम अगले 48 घंटे में उपलब्ध करा देंगे चुनाव आयोग को। और उसके बाद वो सारी मशीनें सिक्योर कर दी जानी चाहिए ताकि उससे कोई छेड़ाछाड़ी न हो सके जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती। और कोई सवाल? चुनाव आयोग ने हमें आश्वासन दिया है कि वो
तो ये परसों का जिक्र, यहाँ परसों जब चुनाव आयोग पहुंची थी कांग्रेस पार्टी, उस समय कांग्रेस पार्टी का ये डेलीगेशन पहुंचा था, उस समय का जिक्र है। और उसके बाद आज एक प्रेस नोट जारी किया गया है इधर से कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और अर्बन एरिया में कैसे यहाँ पर धांधली हुई है टर्नआउट में, वो सब भी इसमें बताया गया है आज जो जयराम रमेश ने चिट्ठी लिखी है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ अलग अलग सीटों पे, जिसमें मैं देख पा रहा हूं, जहां तक गुरुग्राम है, फरीदाबाद है, पंचकुला है, बल्लभगढ़ है, सोनीपत, करनाल, बादशाहपुर, ये तमाम सीटें ऐसी हैं। फिर उसके अलावा कालका, पंचकुला, ये 14, ये टोटल 90 सीटों का। और कहां कैसे यहां पर टर्नआउट में, वोटर टर्नआउट में गड़बड़ियां हुई हैं, और कहीं मैक्सिमम 7% तक, 7% तक ये सारी चीजें। और इसमें 17A, 17B, 17C का जो जिक्र आता है बार बार ईवीएम में, इन सब का भी, वीवीपैट की बात, ईवीएम की बात, ये सारी चीजें यहां लिखी गई हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको साझा हम करेंगे आप लोगों के बीच जब हम इस चर्चा के दौरान आगे बढ़ते हैं। तो चलिए इन्हीं तमाम मसलों पर हम आते हैं, अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हरियाणा रिजल्ट पर राहुल गांधी का बड़ा एक्शन क्या है, और थोड़ा बहुत हम आप तक पहुंचा चुके हैं। इंडिया गठबंधन कैसे साथ आ रहा है वो आप लोगों तक हम पहुंचा रहे हैं, और इन सब के बीच अब यहां से चुनाव सुधार की बात कैसे होनी चाहिए, कैसे हो रही है, इन सब पे हम चर्चा करेंगे। आइए, हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे पहले आपका परिचय करवाता हूं। देखिए, इस वक्त हमारे साथ 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। प्रेम कुमार जी हमारे साथ हैं, अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, अनिल सिन्हा जी हैं, और सुनील शुक्ला जी हैं। आप चारों का स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। प्रेम कुमार जी, बहुत कुछ रख चुका हूं, थोड़ा ओपनिंग कमेंट यहीं से आपका। शुक्रिया राजीव जी। देखिए, हरियाणा चुनाव के बाद जो इंडिया गठबंधन को लेकर के या कांग्रेस को स्वयं आने वाली राजनीति को कैसे लीड करना है, और ये भी सच है कि जो हार थोपी गई है उससे निराशा भी है, और उससे बहुत सारे सवाल भी खड़े किए गए हैं, और बहुत सारे पूरा जो सोशल मीडिया है, जो नैरेटिव बिल्डर्स हैं इस देश में, वो सारा फोकस वहाँ ले जाना चाहते हैं कि कांग्रेस जो है अंदरूनी घमासान के चलते हारी है, और उस जगह से फोकस हटाना चाहते हैं कि जो इलेक्शन मैनेजमेंट जो हो रहा है, जिस वजह से ये चुनाव परिणाम बहुत अप्रत्याशित तरीके से आ रहे हैं, वहाँ से ध्यान हटाना है। दोनों बातें कांग्रेस के लिए और इंडिया गठबंधन के लिए चुनौती है। एक तो तुरंत महाराष्ट्र के चुनाव में भी जाना है, और दूसरा ये है कि उत्साह के साथ जाना है, तो ये बताते हुए जाना है कि ये चुनाव हम हारे नहीं हैं, हराए गए हैं, और गलत तरीकों से हराए गए हैं, और इस लड़ाई को हम लड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं, ये बताते हुए आगे जाना है। जी, कोई बात नहीं, लाइट शायद चली गई है प्रेम कुमार जी के यहाँ, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात आप प्रेम कुमार जी यहाँ बता रहे हैं। जरा आना चाहता हूँ सुनील जी आपके पास। सुनील जी, कैसे देखा जाए, मैं अभी कुछ आंकड़ों में उलझ गया हूँ, आंकड़े उलझाने वाले नहीं हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण हैं, और इन आंकड़ों में एक बहुत ही शानदार ढंग से जो व्याख्या की गई है, जिसमें अलग अलग सीटों पर, अब जैसे मेरे पास सामने है, और जिसमें कुछ जगहों पर वोट काउंट जिस दिन चुनाव हुआ उस दिन जितना था उससे कम किया गया है, और कुछ में वोट बढ़ाए गए हैं। जहां कम किए गए हैं वहां पर क्या रिजल्ट है, जहां बढ़ाए गए हैं वहां क्या रिजल्ट है, ये सब भी बहुत मजेदार है। इन आंकड़ों को साझा करूंगा मैं आप लोगों के बीच, थोड़ी देर में कोशिश करता हूं कि एज इट इज आप लोगों के बीच लेके आऊं, लेकिन मजेदार आंकड़े हैं, जो तथ्य हैं, जो कांग्रेस पार्टी ने यहां आज चुनाव आयोग को सौंपे हैं, उन्हीं आंकड़ों की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन इस पे चर्चा होनी चाहिए। सुनील जी, हम लोग चर्चा बहुत कर चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी को क्या करना चाहिए, लेकिन हम लोगों को चर्चा ये जरूर करना चाहिए, और बार बार मैं इस मंच से कह रहा हूं कि हम लोगों को ये चर्चा जरूर करना चाहिए कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आ रही है कि चुनाव आयोग की तरफ उंगलियां उठ रही हैं। आखिर ऐसी नौबत क्यों आ रही है कि कहीं ना कहीं ईवीएम के ऊपर और ईवीएम में धांधली की गुंजाइश है, ऐसी बातें क्यों हो रही है। आप याद कीजिए, जब इसी ईवीएम को लेकर, वीवीपैट को लेकर जो मामला है सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, तो वहां भी सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की बेंच थी, और उस सुप्रीम कोर्ट की उस पूरी कार्रवाई को मैंने और अमलेंदु उपाध्याय जी हमारे साथ हैं, दोनों ने लाइव टेलीकास्ट किया था।
और उसकी बहुत सारी चीजें मुझे याद हैं। और जज थे, 2 जजों की बेंच में, एक जस्टिस संजीव खन्ना थे और दूसरे दत्ता थे। इन दोनों, जस्टिस दत्ता, जस्टिस खन्ना, इन दोनों ने, और जस्टिस दत्ता और खन्ना दोनों ने जितने सवाल उठाए थे वो बहुत वाजिब थे। लेकिन ये लोकसभा का वक्त था और उन्होंने कहा था कि इस पर बाद में हम और चर्चा करेंगे। लेकिन उन्होंने कुछ डायरेक्टिव्स दिए थे, उसके बाद डायरेक्टिव्स का क्या हुआ वो हम लोगों ने देख लिया। इसलिए भी अब इसीलिए मैं कह रहा हूं, थोड़ा सा ये मैं जोड़ रहा था, एड ऑन था बस। प्लीज अपनी बात आगे बढ़ाइए सुनील जी, बहुत इंपॉर्टेंट मसले पे हम चर्चा कर रहे हैं। सुनील जी। धन्यवाद राजीव जी। एक तो इस चुनाव में यह बात प्रमुखता से कही जानी चाहिए, उठाई जानी चाहिए, जो भारतीय जनता पार्टी जो नैरेटिव बनाने का प्रयास कर रही है कि कांग्रेस को लोगों ने खारिज कर दिया। यह जो नैरेटिव बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने स्वीकार कर लिया। यह जो नैरेटिव बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं कि किसानों के आंदोलन, नौजवानों के आंदोलन या महिला पहलवानों के आंदोलन का इस पर कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि वास्तविकता बिल्कुल इसके विपरीत है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस ने अपना मत प्रतिशत 11% बढ़ाया है 2019 की तुलना में। अगर किसी राजनीतिक दल का मत प्रतिशत 11% बढ़ेगा तो लोगों को नहीं समझ में आएगा कि आधी चल रही है कि क्या चल रहा है। ये क्यों खारिज करने की कोशिश की जा रही है? जिस सरकार के अधिकांश मंत्री चुनाव हार गए हो, उसके बाद भी वो सरकार कहेगी कि नहीं, हमको जन समर्थन मिला हुआ है। 22 में से 5 जिले ऐसे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुला है। 1 सीट नहीं जीत पाई है भारतीय जनता पार्टी। उसके बाद ही भारतीय जनता पार्टी कहे कि नहीं, जनादेश उसके पक्ष में गया है। कांग्रेस ने एक राजनीतिक दल के रूप में जन समर्थन हासिल करने के लिए जो प्रयास कर सकती थी उसने किया। ठीक है, कई चीजें होती हैं जो चुनाव प्रबंधन के नाते नुकसान उठाना पड़ता है और नुकसान हुआ वो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से जो अनैतिक रास्ते अपनाए, प्राक्षी उम्मीदवार खड़ा करना कौन राजनीतिक नैतिकता है? जी। निर्दलीय उम्मीदवारों को सहायता पहुंचाना, उनको संसाधन उपलब्ध कराना कौन सी नैतिकता है? अपने से विरोधी दल के उम्मीदवारों को, जो विद्रोही हैं, उनके साथ खड़े हो जाना कौन सी नैतिकता है? और इसके बाद भी आप कहेंगे कि आपको जन समर्थन मिला। तो इस चुनाव का, हरियाणा चुनाव की जो बात है, हरियाणा चुनाव की यह बात बड़ी प्रमुखता से कही जानी चाहिए। जो बात यह नैरेटिव बनाने का प्रयास बीजेपी कर रही है कि कांग्रेस को लोगों ने स्वीकार नहीं किया, या लोकसभा के चुनाव में जो जन समर्थन मिला था वो एक्सीडेंटल था। वास्तव में भारतीय जनता पार्टी ही वहां के लोगों के समर्थन में जुटी हुई है, ऐसा नहीं है। वहां के लोगों ने सरकार को बदलने का प्रयास किया, सरकार को बदलने के लिए वोट दिए। भारतीय जनता पार्टी ने उसको इन प्रकार अपने पक्ष में बनाए रखा। इस चुनाव से कांग्रेस को सीख जरूर लेनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि लोगों ने उसको खारिज कर दिया। इन तथ्यों का ढंग से लोगों के बीच में जानकारी जानी चाहिए। चुनाव को लेकर के निर्वाचन आयोग की जो शिकायतें हैं, उन शिकायतों को, वो शिकायतें वाजिब हैं, तर्कसंगत हैं, तथ्यपरक हैं। इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि अगर चुनाव की प्रक्रिया को लेकर के लोगों के मन में संदेह है, एक आदमी के मन में भी संदेह है, तो उस संदेह को दूर करने की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की है। अगर लोगों के नाम मतदाता सूची में नहीं है तो क्यों नहीं है, इसकी जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की है। कोई अगर मतदाता अपने मतदान केंद्र पर आकर के बिना मत दिए लौट जाता है क्योंकि उसका नाम मतदाता सूची में नहीं है, तो उसकी जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग के ऊपर है। अगर प्राक्षी उम्मीदवार खड़े कर दिए जा रहे हैं और उन प्राक्षी उम्मीदवारों को जो संपन्न दल हैं वो उनको आश्रय दे रहे हैं, प्रतिशत दे रहे हैं, संरक्षण दे रहे हैं, आर्थिक संसाधन दे रहे हैं, तो इसको रोकने की भी जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की है। निर्वाचन आयोग ये कहता है, उसके नियमानुसार एक कानून है कि आपके विपक्षी दल के पास या विपक्षी दल के उम्मीदवार के पास या आपके खिलाफ चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार के पास आपकी प्रचार सामग्री नहीं होनी चाहिए जी। या उम्मीदवार किसी अन्य उम्मीदवार के लिए जो वाहनों के परमिट जारी हुए हैं, अनुमति पत्र जारी हुए हैं, वह उस वाहनों का प्रयोग उसी उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार के लिए उपयोग किया जाना चाहिए, कोई दूसरा नहीं कर सकता। इन नियमों का पालन कराने की जिम्मेदारी किसकी है? अगर ये सवाल पैदा हो रहे हैं कि जितने मत पड़े हैं उससे ज्यादा मतों की गिनती हो गई या उससे कम मतों की गिनती हो गई, इसकी जवाबदेही किसके पास है? ये निर्वाचन आयोग सुनिश्चित नहीं करेगा।
ये निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी नहीं बनती है? ऐसा तो नहीं था। निर्वाचन अब पहले समय से ही निर्वाचन आयोग ने कहा, जब हरियाणा के चुनाव की तिथियों की घोषणा की गई, कि बहुत सोच समझ करके चुनाव तिथियों की घोषणा की गई। उसके बाद आपने 5 दिन चुनाव टाल दिया। क्यों टाल दिया? सवाल इस बात का है कि अगर आपने सोच समझ के निर्णय लिया था तो आपने चुनाव क्यों टाला? ये तमाम ऐसी चीजें हैं। और निश्चित रूप से जब आप चुनाव लंबे समय तक चलाते हैं तो उन राजनीतिक दलों को फायदा होता है जिनके पास संसाधन अधिक है, और स्वाभाविक है उसमें सत्तारूढ़ दल को एक तरह की सहूलियत मिलती है। ये जो बात कही जा रही है उसमें इसमें कोई तथ्य नहीं है कि कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में बनाए रखने के लिए लोगों ने मतदान किया है या सत्ता में आ गई है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच में केवल 1 लाख वोटों का अंतर है। 17 उम्मीदवार है। अगर कांग्रेस में केवल और केवल अपने विद्रोही उम्मीदवारों को ठीक कर लिया होता तो आज और स्थिति बेहतर हो जाती। ये अलग का सवाल है। सवाल ये जरूर है कि लेकिन ये नहीं है कि वहां के लोग, वहां के किसान और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़े हो गए। अगर 5 जिलों में आपका खाता भी नहीं खुलता तो कौन मतदाता है? वो तो वही मतदाता है ना जो सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। वही लोग है ना जो सरकार से संतुष्ट है। यह दूसरी चीज है कि जो यह बात कही जा रही है कि इस चुनाव के हारने के बाद, इस चुनाव में कांग्रेस के पराजय के बाद या वह सरकार न बना लेने के कारण इंडिया दल समूह में बेचैनी है। किस बात की? अगर आम आदमी पार्टी की, मैं व्यक्तिगत तौर पे, मैं हमसे आप असहमत हो सकते हैं, मैं व्यक्तिगत तौर पे हमेशा से कहता रहा हूं कि आम आदमी पार्टी सबसे अविश्वसनीय सहयोगी इंडिया दल समूह की। उसने अपने आप को साबित किया। यह तीसरा चुनाव है आम आदमी पार्टी का जो हरियाणा में इस तरह बुरी तरह से हारी है। ये पहला चुनाव नहीं है। बावजूद इसके आप उन ताकतों के साथ नहीं खड़ा होना चाहते जो ताकतें भारतीय जनता पार्टी को हराने में लगी हुई हैं, तो आप किसकी मदद कर रहे हैं? और अगर आम आदमी पार्टी का यह रवैया है तो उस रवैये के लिए भी उसमें कुछ नयापन नहीं है। ये पहले से देखा जा चुका है। दूसरी चीज कि अगर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोग मतदान कर रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने वाले राजनीतिक दलों को क्यों खारिज कर रहे थे? ये कैसे तर्कसंगत माना जा सकता है जी कि एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी को लोग, भारतीय जनता पार्टी नैरेटिव बना रही है कि उनके पक्ष में जनता है, तो फिर जेजेपी क्यों हार गई? सबके सभी सीटें हार गई। दुष्यंत चौटाला चौथे या 5वें नंबर पर चले गए। और जेजेपी के द्वारा 2019 के चुनाव में जीती गई सीटें थी, उसमें से 6 सीटें कांग्रेस से जीती है। यानी कि उनका मतदाता तो कांग्रेस के साथ ही गया। तो जो बढ़े हुए मतों का प्रतिशत, मिला हुआ मत, विभिन्न जिलों में एक तरफा चुनावी उपलब्धियां, अपनी बातों को लोगों तक ले जा सकने की कांग्रेस की अपनी क्षमता, इन बातों को क्यों नकारा थोड़ा जा सकता है। और यह है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ लोगों में एक तरह की नाराजगी है और लोग इसे संतुष्ट हैं। आप जम्मू कश्मीर की बात करिए ना, जम्मू कश्मीर में कौन हारा है? अगर आप जम्मू में बात करते हैं तो जम्मू में तो भारतीय जनता पार्टी का असर या तत्कालीन जनसंघ का असर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से है, उनके जमाने से। उसमें कौन सी स्थितियां बदल गई? 370 तो आप खत्म कर रहे थे घाटी के लोगों के लिए, आप विकास का दावा कर रहे थे और आप ये कर रहे थे कि 370 आपने खत्म किया है उस राज्य की जनता के से पूछ करके, उनकी भावनाओं के अनुरूप। फिर आप उन लोगों ने क्यों खारिज कर दिया? और वहां भी गैर भाषा मतों के बंटवारे के लिए आपने क्या क्या नहीं किया? जिन लोगों के खिलाफ अलगाववादी ताकतों के साथ संबंध रखने के आरोप थे उनको भी आपने उतना ही प्रोत्साहित किया। जो लोग अलगाववादियों के समर्थक थे उनके साथ आप सरकार बना रहे थे। अपने सहयोगी दलों को आपने घाटी में उतार करके गैर भाषा मतों के बदले में बंटवारे की कोशिश की, बावजूद इसके लोगों ने आपको स्वीकार नहीं किया। अगर 47 में से 40 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत करके आती है तो क्यों भारतीय जनता पार्टी को स्वीकृत करना नहीं है? और 43 सीटों में से आप 25 सीटें जीतते हैं तो आपने बहुत लंबा युद्ध जीत लिया। अगर बढ़े हुए सीटों की संख्या को आप हटा दीजिए तो भारतीय जनता पार्टी के पुराने परफॉर्मेंस पे खड़ी है। तो ये जो नैरेटिव बनाने का प्रयास किया जा रहा है वो नैरेटिव कहीं से भी तथ्यपरक नहीं है। इसको काउंटर किया जाना आवश्यक है। निश्चित रूप से भारतीय जनता कांग्रेस को भी सीख लेनी पड़ेगी उन कारणों से जिसके कारण से वो मध्य प्रदेश हार गई, छत्तीसगढ़ हार गई या सत्ता में नहीं आ पाई। हारने से बजाय आप ये कह सकते हैं कि सत्ता में नहीं आ पाई। उन कारणों का खुद अपनी पार्टी के अंदर तलाशना पड़ेगा, क्योंकि जनता इनके साथ खड़ी है। लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर किया जाए।
मेरा अपना मानना है निश्चित रूप से कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में बिल्कुल हताशा आई होगी, लेकिन इसका असर महाराष्ट्र के चुनाव में पड़ेगा, इसको मैं स्वीकार नहीं करता। क्योंकि महाराष्ट्र के चुनाव में एनसीपी और शिवसेना, उद्धव ठाकरे, ये दो ऐसे दल हैं इंडिया दल समूह में जो भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती से लड़ते हुए हमेशा से दिखे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के जितने तरह के उपाय हो सकते हैं या तिकड़म हो सकती है, उसका बकायदे बखूबी उसका जवाब देने के लिए तैयार है। मैं चुनावी सुधारों या चुनाव के से संबंधित समस्याओं को उठाने के दौरान इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि जो जनमत मिला है कांग्रेस को, जो जनादेश मिला है कांग्रेस को, जो समर्थन मिला है कांग्रेस को, वो नजरअंदाज नहीं होना चाहिए। लोगों ने कांग्रेस को दिया है, जम कोट दिया है, और 2019 की तुलना भारतीय जनता पार्टी 2014 की तुलना में 12% उसको वोट गिर गए हैं। उसके बाद आप कहेंगे कि मेरे पास जन समर्थन है, ये कैसे कहा जा सकता है? जी बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो जन समर्थन के साथ साथ बहुत सारी चीजें, बहुत कुछ यहां पर गड़बड़ियों को इंगित करते हुए, उजागर करते हुए कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग का रुख कर रही है। और लगातार अभी आज दूसरी बार कांग्रेस पार्टी, उससे पहले कांग्रेस की तरफ से नेताओं ने और खासकर जयराम रमेश ने उस दिन भी चिट्ठी लिखी थी, आज भी चिट्ठी लिखकर एक प्रेस नोट भी जारी की है कांग्रेस की तरफ से। उस प्रेस नोट में बहुत सारी बातें हैं, तो ये सब हम आप तक पहुंचा ही रहे हैं। लेकिन जड़ क्या है? जड़ में क्या कांग्रेस पार्टी की गलतियां हैं, इसी मात्र को देख लिया जाए, या कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की गड़बड़ियां हैं, या चुनाव की पद्धति में कोई गड़बड़ियां हैं, यह समझने की भी जरूरत है। प्रेम कुमार जी, एक बार जल्दी से आपके पास आना चाहता हूं। अपनी बात आप रख रहे थे, बहुत कुछ हम यहां अभी राहुल गांधी ने क्या कुछ किया है और आगे का एक्शन प्लान क्या है, इस पर हम आएंगे। लेकिन उससे पहले जरा जो बात हम कर रहे हैं और उसमें जिन चीजों को यहां, उसमें मात्र मामला ईवीएम तक ही नहीं है, मामला ईवीएम के ऊपर और उससे पहले और उसके बाद का भी है, काउंटिंग के दिन का भी है, काउंटिंग से पहले का भी है। बताया जाता है जिस दिन चुनाव होता है 7-8 बजे 9 बजे तक कुछ परसेंटेज कुछ और होता है, और उसके बाद 3 दिन बाद परसेंटेज कुछ और हो जाते हैं। 6 से 7% की बढ़ोतरी कैसे हो जाती है, इन सब पर बातें हो रही हैं अब। और इस पर बात ना होकर इस बार एक और नई परिपाटी देखी जा रही है कि लोग माफी मांग रहे हैं। खासकर हमारे आपके जैसे साथी जो देख रहे थे, घूम रहे थे और वहां की हकीकत को समझ रहे थे कि जमीनी हकीकत क्या है, वो लोग माफी मांग रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं जो हुआ है उससे पर्दा, उस पर पर्दा लगाने की, यानी कि उसको ढकने की कोशिश हो रही है, यह साफ दिखाई दे रहा है। प्रेम कुमार जी। जी बिल्कुल, एक वर्ग है। एक मिनट जरा मैं स्वागत करना चाहता हूं। धनंजय जी, माफी चाहूंगा, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। मैं जरा मशगूल हो गया था इस मसले में, आपका स्वागत करता हूं तहे दिल से धनंजय जी। प्रेम कुमार जी प्लीज। देखिए, एक वर्ग जरूर ऐसा है जो कि एग्जिट पोल से प्रभावित रहता है, एग्जिट पोल से प्रभावित होकर के रोता गाता भी है, और एग्जिट पोल से प्रभावित दोबारा रोने गाने की नौबत आती है। और ऐसे ऐसे सैफोलॉजिस्ट भी हैं जो एग्जिट पोल से प्रभावित होकर के उससे पहले बीजेपी के पक्ष में बोलने लग जाते हैं लोकसभा चुनाव में, और एग्जिट पोल से प्रभावित होकर के कांग्रेस के पक्ष में बोलने लग जाते हैं लोकसभा चुनाव में। ऐसे भी सैफोलॉजिस्ट हैं। तो ये लोग बहते हुए मौसम के जैसा मौसम होता है उसके हिसाब से बहती बयार में आगे बढ़ते हैं। तो उनसे हम क्या कुछ सीख सकते हैं? वो सीखने योग्य, सिखाने योग्य व्यक्ति नहीं है। लेकिन जो बात अभी आप बता रहे हैं और सब महसूस कर रहे हैं, वो ये कि बहुत सारी ऐसे लक्षण हैं जो ये बताते हैं कि ये चुनाव एक परंपरा से हट के किसी तरीके से संपन्न हुए हैं। उसको आप वोटिंग परसेंटेज के बढ़ने का सवाल ले लीजिए, टीवी चैनल में एग्जिट पोल को ले लीजिए, और उसके बाद के परिणाम को लीजिए, जो जिस तरह से चुनाव में दिखाए गए आंकड़े दिखाए गए। ये भी अद्भुत है कि इससे पहले टीवी चैनल्स अपने आंकड़े दिखाया करते थे, और अपने आंकड़े जब दिखा रहे थे पोस्टल बैलेट में कांग्रेस 74, बीजेपी 10, ये मैक्सिमम फिगर मैंने देखा था। और जब अपने आंकड़े छोड़ करके एडिटर के पास में मैसेज आता है और
कि देखो देखो वेबसाइट देखो चुनाव आयोग का, और उसके बाद में उस वेबसाइट उस मैसेज के तुरंत बाद वो एडिटर जो है चैनल न्यूज चैनल का वो वेबसाइट दिखाने लगता है। उसके बाद मेरा विश्वास है कि ऐसे मैसेज सभी चैनल में गए और उसके बाद सबने सिर्फ चुनाव आयोग का वेबसाइट दिखाना शुरू कर दिया, अपना सारा सिस्टम छोड़ दिया। ऐसा भी पहली बार हमने देखा है। चुनाव आयोग पर पूरा मीडिया जो है निर्भर हो गया, उसकी वो स्लो गति वाली साइट पर निर्भर हो गया। वो जो दिखा रहा था वही बता, वो कह रहा था विनेश फोगाट पीछे है तो मीडिया बता रही थी विनेश फोगाट पीछे है, जबकि सबके सूत्र उनके अपने बता रहे थे कि विनेश फोगाट आगे है। ये कंपल्सन, ये मजबूरी मीडिया के सामने आई, ये भी हमने देखा। इसके बाद जो शिकायतें रखी गई कांग्रेस की तरफ से, वो 90 से 99% से ज्यादा रिचार्ज होने वाली बातें, ये भी ऐसे सवाल हैं जिसका उत्तर विश्वसनीय तरीके से चुनाव आयोग को देना होगा। ये तो वो लक्षण हैं जो बता रहे हैं कि चुनाव चमत्कारिक कैसे हो गया, चुनाव के नतीजे चमत्कारिक कैसे हो गए। आंकड़े भी बताते हैं कि चमत्कारिक हुए हैं। आप देखिए पीडीपी का वोट परसेंट गिर करके 13.8% गिरता है कश्मीर में, और उसकी सीटें 28 से घट के 3 हो जाती हैं, माने 25 सीटों का नुकसान हो जाता है 13.8% गिरने से। और कांग्रेस को यहां 11% वोटों का जंप मिलता है और इसकी सीटें वो बमुश्किल 5-6 का फर्क आया है। तो ये समझ में आने वाली बात नहीं है। आप देखेंगे बीजेपी का वोट प्रतिशत बमुश्किल 3% से थोड़ा कम या उसके आसपास बढ़ा है, लेकिन रिजल्ट में वो 8 सीटें ज्यादा आ गई। आप इसको ऐसे भी देखिए, अपने सबसे अच्छे दिन में जब मोदी हुआ करता था तब भी 2014 में बीजेपी को 43 सीट्स ही मिली थी। उसके बाद लगातार एंटी इनकम्बेंसी बढ़ती गई, मुख्यमंत्री तक को बढ़ा। इतना जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी कभी नहीं थी, और इस समय उनको 48 सीटें मिल जाएंगी। ये सब आंकड़े बता रहे हैं कि ये चौंकाने वाले तथ्य हैं, चौंकाने वाली बातें हैं। ये चमत्कार कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसको जानने की जरूरत है कि नहीं? तो इसको जानने की जरूरत के बजाय लोग हुड्डा ने ये कर दिया, शैलजा ने ये कर दिया, फला डिमका हो गया, दलित वोट इधर उधर हो गया, जाट वोट इधर उधर हो गया। अरे सब वोट इधर उधर हो गया। उसके बावजूद एग्जिट पोल, बैलेट पेपर का पोल ये बता रहा था कि चुनाव परिणाम 74 और 10 है। तो उस समय वो सारे लोग उसकी जी बोलिए। प्रेम कुमार जी, इसी में एक उदाहरण पेश करना चाहता हूं। मेरे पास पूरे 90 की 90 सीटों पे कितने वोट पड़े, कितने वोटर थे, कितने वोट पड़े, कितने लोग आके वोट डाले और कितने काउंट हुए, पोस्टल बैलेट से कितने आए थे। उसमें से एक उदाहरण देना चाहता हूं छोटा सा, क्योंकि लंबा हो जाएगा, 90 सीटों के उदाहरण नहीं रख पाऊंगा। बादशाहपुर हरियाणा सीट, बादशाहपुर 88 नंबर ये विधानसभा है। यहाँ टोटल वोटर्स हैं 5,20,958 टोटल वोटर्स। इसमें वोट आते हैं, वोट पड़ते हैं 51.26%, यानी 2,67,043 वोट पड़ते हैं। ठीक है, ये 7 तारीख को इलेक्शन कमीशन बताता है कि 2,67,043 2,67,043 वोट पड़े हैं। उदाहरण दे रहा हूं। 8 तारीख को काउंटिंग होती है तो 2,81,000, 67,000 नहीं, 2,81,806 वोट काउंट होते हैं। इसमें पोस्टल बैलेट जो है वो है 479, तो ये 479 भी अगर आप जोड़ देंगे तो ये 479 है। लेकिन यहां गड़बड़ कितने वोटों का है, अंतर देखिए, 14,763 वोटों का अंतर है। ये बढ़ गए, 14,763 वोट बढ़ गए। और ये आंकड़े वहीं के हैं, ये आंकड़े मेरे बनाए हुए नहीं हैं। और यहां बीजेपी की जीत हो गई। 90 की 90 सीटों के आंकड़े हैं। ये उदाहरण दे रहा हूं। कहीं कम भी हुए हैं, कहीं कम भी हुए हैं, एक वोट भी कम हुए हैं, वो भी है। कहीं एक वोट भी कम हुए, कहीं वोट
कहीं बिल्कुल कमी नहीं है, वो भी है, फेयर है कहीं पे, कुछ जगहों पे। तो ये जो गेम है ये बहुत मजेदार है। यहाँ 14,000, ये देखा अचानक ये 14,000 बढ़ गए, 14,763 वोट बढ़ गए हैं। ऐसे ही 530 वोट ये बादली, 530 वोट कम हो गए, 530 वोट कम हो गए। देखता हूं जरा जीता कौन, जरा ये भी बता दे रहा हूं। कांग्रेस जीती है, कम होने, यहां कांग्रेस जीती है। लेकिन एक और है, नहीं माफी चाहूंगा, बीजेपी जीती है। बीजेपी 8 वोट एक जगह बढ़े हैं, कांग्रेस जीती है। 530 वोट कम हो गए हैं, बीजेपी जीत गई है। 7 तारीख को आप बता रहे हैं सपोज कि 1000 वोट पड़े टोटल, और आप 8 तारीख को जब काउंट कर रहे हैं तो उसमें से 530 वोट कम हो गए और आपने 470 वोट ही काउंट किए और उसमें बीजेपी जीत गई है। इन गड़बड़ियों के ऊपर कौन ध्यान देगा? ध्यान इस पर देना चाहिए। बात इस पे लोकसभा चुनाव के समय भी होनी चाहिए, लेकिन उस समय भी नहीं हुई। और बात अभी अगर हरियाणा चुनाव के रिजल्ट के बाद हो रही है तो इस पे बात क्यों नहीं करनी चाहिए? हो सकता है इसमें लाख खामियां कांग्रेस पार्टी में होंगी, मैं मान रहा हूं। हमारी पार्टी तो है नहीं, ना बीजेपी ना कांग्रेस। हम तो स्वतंत्र पत्रकार हैं भाई, पत्रकारिता कर रहे हैं, जो जैसा है वैसा रख रहे हैं। लेकिन अगर खामियां चुनाव की प्रक्रिया में है, चुनाव में गड़बड़ियां हैं इस पूरे प्रक्रिया में, तो चुनाव आयोग ये खुले तौर पे जो आंकड़े हैं, ये आंकड़े अगर चुनाव आयोग मुझसे मांगे मैं दे दूंगा, उसमें क्या है। लेकिन ये आंकड़े अगर रिसर्चर्स रिसर्च करके मुझ तक भी पहुंचा रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं सच्चाई है, तब तो पहुंचा रहे हैं। और है, मैंने भी चेक करवाया अपनी तरफ से, तब तो मैं रख रहा हूं। इसलिए ये समझना, यहां जानना जरूरी है और इस पर चर्चा जरूरी है। प्रेम कुमार जी जी बिल्कुल। राजीव जी थोड़ा सा नोट कीजिएगा, क्योंकि जब आप आंकड़े बता रहे थे तो मैं मन जो डिफरेंस बता रहा था, आपने 14,000 समथिंग बताया, मुझे वो 54,000 नजर आ रहा था। जोड़ने में मन मैंने जो किया उसको थोड़ा एक बार देख लीजिएगा, तब तक मैं अपनी बात रखता हूं आगे। वो ये कि ये जो आंकड़ों के का फर्क नजर आ रहा है, विश्वसनीय नहीं लग रहा है। तो ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसकी जांच कोई तो करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को एक कमेटी तो बनानी चाहिए। माने हम जो चाहिए वो लोग करेगा कि नहीं करेगा वो बात हम नहीं जानते, लेकिन एक कमेटी तो बननी चाहिए जो इन तथ्यों की बात करे, जिससे कि पब्लिक डोमेन में इतनी चर्चा हो रही है और चुनाव आयोग की पर उसकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि ये वही चुनाव आयोग है जिसकी पूरी दुनिया में मांग रहती आई है, जो दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर के चुनाव कैसे होता है ये क्लास देते रहे हैं। अब कौन दुनिया में ऐसे चुनाव आयोग से क्लास लेना चाहेगा जिस पर इतने सवाल उठ रहे हैं? ये हमारे देश की इज्जत का सवाल है। चुनाव आयोग सिर्फ अपने आप में एक संस्था नहीं है, हिंदुस्तान का चुनाव आयोग है। ये भारत का प्रतिनिधित्व करता है हमारे देश से बाहर। तो ये भी एक बात है, और भारतीय जनता के प्रति जो एक उत्तरदायित्व है। आपने बहुत सही कहा कि हम किसी दल से नहीं है, दल से मतदाता भी किसी दल का नहीं होता है। मतदाता किसी दल से उम्मीद रख के वोट करता है, उस दल का है। तो उस मतदाता के भी सबसे बड़ा स्टेक होल्डर तो मतदाता है। तो उसको सवाल करने का पूरा हक है कि कोई पार्टी अगर गलत तरीके से जीत रही है या चुनाव आयोग विश्वसनीय नहीं है, तो उस पर प्रश्न उठाने का सबसे जो उनका जो हक बनता है वो पहला हक बनता है। मेरा तो बस इतना कहना है प्रेम कुमार जी, इसमें एक सबमिशन मेरा बस इतना ही है कि चाहे वो बड़कल, वो बादली नहीं, बड़कल है वो जहां 530 का मामला था, या बादशाहपुर हो या होडल हो, मैं देख रहा हूं ये सब जो हैं जिसमें गड़बड़ियां हैं। कोई जीता कौन हारा, बड़कल में बीजेपी जीती, बादली में कांग्रेस जीती, कौन जीता कौन हारा। होडल में देख रहा हूं 894 वोट कम हो गए। ये कम कैसे हो गए या ज्यादा कैसे हो गए? आज जब वोटिंग आप फॉर्म 17 ए, फॉर्म 17 सी और बी आपने जो वहां पर देखा होगा ना, आप वीवीपैट और इसका मिलान तो करते होंगे। अगर नहीं कर रहे हैं तो कर तो लीजिए। कहीं से आप ये विश्वास तो दिलाइए कि जितने वोट पड़े हैं उतने ही काउंट हो रहे हैं। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है।
पोस्टल बैलेट अलग है और उसके अलावा जितने वोट पड़े हैं दोनों को आप जोड़ लीजिए, जोड़कर बता दीजिए कि हाँ उस दिन 7 तारीख को हमने जब आंकड़े जारी किए 4 तारीख को 5 तारीख को वोटिंग होती है, 2 दिन बाद 7 तारीख को यह 63% से 67% हो जाता है या 62 से 67 हो जाता है, वो उस पर भी चर्चा खूब हुई और उसके बाद ये बढ़ गए, ये भी चलिए ठीक है। 7 तारीख के बाद 67% होने के बाद भी 8 तारीख को काउंटिंग में उसमें ऊपर नीचे कैसे हो जा रहा है, यह समझ में नहीं आ रहा है। ये सबसे बड़ी बात है कि काउंटिंग के दिन और आपके ही फाइनल आंकड़े को, हम इस पे भी नहीं जा रहे हैं कि आपने पहले 62 बताया 61 दशमलव कुछ और वो आप 2 दिन बाद 67 बता रहे हैं, वो भी मान लिया, लेकिन काउंटिंग के दिन ऊपर नीचे कैसे हो रहा है भाई, ये तो बता दीजिए। पोस्टल बैलेट जोड़ के बता रहा हूं, ये भी मत कहिए कि आपने इसमें पोस्टल बैलेट नहीं जोड़ा है, वो भी जोड़ के बता रहा हूं, ये कैसे हो गया, ये नहीं समझ में आ रहा है। खैर तो प्रेम कुमार जी प्लीज। विस्मयकारी जो फैक्ट्स सामने आ रहे हैं, तो इस आश्चर्य का और सारा चमत्कार सत्ताधारी दल बीजेपी के ही पक्ष में होता है। चाहे ईवीएम बटन इधर दबाओ कमल पर निकलेगा, वो उदाहरण से लेकर के आज जो भी चमत्कारिक फैक्टर होता है वो बीजेपी के फेवर में जाता है। तो ये जो बात है ये पूरी चुनाव प्रणाली को बना रहा है ये एकदम संदिग्ध। और राहुल गांधी के पास में बहुत बड़ी चुनौती है कि एक अंदर से भी चुनौती होती है, संगठन के भीतर भी बहुत सारे खेमे होते हैं। खेमे कहाँ नहीं होते हैं, किस पार्टी में नहीं हुए, कहाँ नहीं है। हम ये कहते हैं कि जैसे चुनाव आयोग पर प्रश्न उठता है तो हो सकता है कि भूपेंद्र हुड्डा के विरोधी खेमा जो है उनको लगता हो कि भूपेंद्र हुड्डा अपनी चमड़ी बचाने के लिए चुनाव आयोग का नाम ले रहे हैं, या वो लोग सामने आए भी नहीं। ये सारी सांगठनिक बातें हो सकती हैं, लेकिन प्रश्न जो सीधे चुभने वाला है इस व्यवस्था पर, वो चुभने वाले प्रश्न क्या इस बात के लिए छोड़ दिए जाएंगे कि कांग्रेस के भीतर के संगठन में क्या पॉलिटिक्स चल रही है। इसके हिसाब से ये कांग्रेस का मामला नहीं है, ये देश का मामला है, ये पूरे इलेक्टोरेट का मामला है, मतदाताओं का मामला है। इसलिए हमें लगता है कि ये मुद्दा जोर शोर से उठाए जाने की जरूरत है। और हम तो राहुल गांधी से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ऐलान करें कि हम सत्ता में आएंगे तो ईवीएम से चुनाव नहीं होगा। ये ऐलान तो आप कर सकते हैं ना, कीजिए आप। इसको ऐलान करने में आपको कौन रोक रखा है, कौन संवैधानिक बाध्यता है? तभी तो जनता सोचेगी कि हाँ इस ईवीएम सिस्टम से हमें छुटकारा मिलेगा जो पूरी तरह से संदिग्ध बना हुआ है। ये कब ईवीएम से जिन्न किसके पक्ष में निकल जाता है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और हमेशा एक ही पार्टी के पक्ष में निकलता है। जी बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जल्दी से आना चाहता हूं अनिल जी आपके पास, क्या कुछ कहेंगे अनिल जी? हम लोग इसी पे चर्चा कर रहे हैं बहुत कुछ। सेकंड राउंड में आकर के थोड़ा सा कांग्रेस आगे क्या कुछ कर रही है, इंडिया गठबंधन क्या कुछ कर रहा है, इस पे चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट मसले पे हम बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि पार्टियां क्या कर रही हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिस पे अभी हम चर्चा कर रहे हैं। अनिल जी मुझको जो लग रहा है, एक तो सबसे मैं चिंतित इस बात के लिए हुआ हूं कि एक अल्टरनेटिव मीडिया तैयार हो गया था, और ये इन्फ्लुएंसर इसको कहते हैं टेक्निकल भाषा में, जो उनकी भाषा है अभी वेब की, वो इन्फ्लुएंसर के बारे में हमको लग रहा था कि इंडिपेंडेंट है, वो जो है नए तरीके से सोचता है और डेमोक्रेसी के लिए कमिटेड है। लेकिन अब मैं इसकी जो वल्नरेबिलिटी जिसको आप बोलते हैं, वो जो है जो मतलब ये भी शिकार हो सकता है भ्रम का, या इसके वेस्टेड इंटरेस्ट है कि नहीं मुझको मालूम नहीं। लेकिन ये गोदी मीडिया की तरह बिहेव कर रहा था, ये मेरे लिए सबसे बड़ी एंजाइटी का सबब है, क्योंकि हम लोग बगैर किसी फायदे और नुकसान के इस लड़ाई में इसके साथ रहे हैं, और इसलिए हमको हक बनता है कि हम इस मीडिया के बारे में चीड़-फाड़ करें। पूरा का पूरा मीडिया गोदी मीडिया की तरह काम कर रहा था, और जो एनालिस्ट थे वो गोदी मीडिया के पत्रकारों की तरह बात कर रहे थे। आप ही के चैनल पर उस दिन भी मैं था, और उस समय हमको लगा कि ये जो है ये वल्नरेबिलिटी इसकी बहुत खतरनाक है, क्योंकि अगर उनका लोग जिन लोगों पर मुझको लग रहा है कि बहुत कमजोर पाए पर हमारा लोकतंत्र खड़ा है, और हम जिस मतलब एक वैकल्पिक मीडिया की बात सोच रहे थे वो एकदम गलत निकला। क्योंकि ये मीडिया उसी तरह का है जिस तरह से सोशल मीडिया है, कोई कन्वर्जेंस, ये आप पता लगाइएगा, आप चूंकि दोनों मीडिया में रहे हैं, मतलब आपका है, आप तो है, और सिर्फ आपको ये कि कॉरपोरेट आपको पैसा नहीं देता है,
इस आधार पर आप अपना छुट्टी ले लें कि हम ईमानदार हैं, ये मैं नहीं मानता। आप लोकतंत्र के प्रति कितना ईमानदार है ये आपको साबित करना पड़ेगा, और ये आपके व्यवहार से साबित होगा। आप जो बातें रख रहे हैं, पूरा मीडिया बात करने लगा हुड्डा और शैलजा का। बात यहाँ ये थी जो आप लोगों ने सबने बताया, मैं उसको दोहराऊंगा नहीं, लेकिन आप देखिए कि इंस्टीट्यूशंस की हालत क्या है। जो एक स्टेटमेंट है जयराम रमेश और पवन खेड़ा का, उसको लिखित में उसका जवाब, जब उसको डेलीगेशन के लिए चिट्ठी गई तो उसमें उसका पहले ये करता है चुनाव आयोग मेंशन, उसको उल्लेख करता है और कहता है कि ये जो है अनडेमोक्रेटिक था और अनप्रेसिडेंटेड था। ये स्टेटमेंट पर आपने किसी स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशन को स्टेटमेंट देते देखा हुआ है? वो पॉलिटिकल पार्टी है क्या? कभी आज तक मैं इतने मतलब 40 इयर्स का कैरियर है हमारा, हमने आज तक नहीं देखा कि कोई स्टैट्यूटरी ये इंस्टीट्यूशन किसी स्टेटमेंट पर रिएक्ट कर रहा, और उसके बाद भी वो इस तरह रिएक्ट कर रहा। उनको क्या बता रहा है कि आप अनडेमोक्रेटिक है, गालियां दे रहा है कांग्रेस को, अनडेमोक्रेटिक है, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के दायरे से बहुत दूर है। मतलब कह रहा है कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब सरकार की तरह बात कर रहा है। तो ये जो है, और जो कि मेजर स्टेक होल्डर है कांग्रेस पार्टी, मेन अपोजिशन है, उसके साथ चुनाव आयोग इस तरह की बात कर रहा है, जबकि उसने कुछ नहीं किया था। उसने एक शिकायत भेजी थी कि भाई आपका स्लो, उन्हें स्टेटमेंट दिया था कि आपका स्लो क्यों चल रहा है, बाद में मेमोरेंडम भी दिया, और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि भाई आप जो है ये इलेक्शन कैसे, ये जो रिजल्ट आए हैं ये रिजल्ट को हम नहीं मानते हैं, ये हक उनको जाता है। लेकिन उसका रवैया देखिए। दूसरा है क्या कि अगर ये अगर ऐसा है, जो कि एनालिस्ट लोग थे, उन लोगों को अगर सब चीज अगर दिख रहा था, एग्जिट पोल जो आया या जो इंडिपेंडेंट एनालिसिस था, तो ये अगर पलट गया तो उनका रवैया देखिए, वो माफी मांगने लगे। अरे माफी क्यों मांग रहे हो आप देख रहे हो कि हमने आप अपने आप का आंख पर आपको भरोसा नहीं है, आप तो दृष्टिबाधित नहीं हो, तो फिर आपको कैसे लग रहा है कि ये जो है सो आपने जो देखा वो गलत है? इसका मतलब कि पीछे कुछ खेल चल रहा है। इस पे जाने के बदले वो जो है माफी मांगने लगे। तो ये एक बहुत खतरनाक ट्रेंड है लोकतंत्र और कांग्रेस, या सबसे बड़ी चिंता जो राहुल गांधी के सामने होनी चाहिए कि ये जो सोशल मीडिया का जो एक नेटवर्क खड़ा हुआ था वो भरोसेमंद नहीं है। ये बात अब समझ जाना चाहिए। आपको स्क्रैच से एकदम जमीन से स्टार्ट करना पड़ेगा, ये है मुद्दा। दूसरा है क्या कि जो चुनाव आयोग के मामले में ये सब तो चर्चा बंद ही हो गई कि चुनाव आयोग में कितने पैसे खर्च हुए। अब हम तो देख रहे हैं कि वेबसाइट जो चुनाव आयोग का है उस पर अपडेट कर रहा है कि नहीं। आपको याद होगा कि चुनाव आयोग की वेबसाइट पर कितना खर्च किया, उसका खर्च का हिसाब पेस्ट कर देता था, लिखित का, उसमें कुछ नहीं, मतलब कि कंप्यूटिंग भी नहीं। वो जो आपने लिख के दिया है वो सीधे उसका स्क्रीनशॉट जो है वो जो है पेस्ट हो जाता था। अब पता नहीं क्या कर रहा है, कहीं कोई चर्चा नहीं कि किसने चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार जो हमारा कानून है पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में कि जो उम्मीदवार कितना खर्च करेगा और पार्टी कितना खर्च करेगा उसका हिसाब उसको देना है और तुरंत देना है। वो हिसाब जो है उसमें कौन आया इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है, किसके पैसे कहाँ से खर्च हुए। तो ये सारे सवाल जो है चुनाव आयोग की जो पूरी प्रक्रिया है। अच्छा, दूसरा देखिए कि किसान सम्मान निधि योजना उसी दिन प्रधानमंत्री लागू करता है। ये क्या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में बहस का विषय नहीं होना चाहिए? सोशल मीडिया में भी किसी ने ये सवाल उठाया ही नहीं। वो आराम से वहां वासिम से वो जो है पैसे लागू कर रहे हैं। एक लेटर लिखता है, चुनाव का शेड्यूल आपका बदल जाता है। ये का चुनाव मुद्दा नहीं होना चाहिए। ये मुद्दा भी होना चाहिए कि 2 इलेक्शन कमिश्नर लोकसभा इलेक्शंस के चुनाव घोषित होने के 2 दिन पहले बनाए गए, तो वो इलेक्शन कमिश्नर किस तरह बिहेव कर रहे हैं, क्या उस पर उनका स्कैनिंग नहीं होना चाहिए? क्या वो उनको क्या कहते हैं समाज के सामने खड़ा नहीं करना चाहिए कि भाई ये दोनों इलेक्शन कमिश्नर क्या कर रहा है, ये क्या उनका एजेंडा पर काम कर रहा है? अब फिर राजीव कुमार का तो आपने देखा ही कि पॉलिटिकल पार्टी के तरह स्टेटमेंट दे रहे हैं, कोई सवाल जवाब नहीं, किसी चीज का जवाब नहीं दे रहे हैं, कोई जांच नहीं। ये 5 करोड़ बढ़ गए, आज वही सेम हुआ है। जो 79 सीट्स पे जो वोट फॉर डेमोक्रेसी ने इकट्ठा करके दिया वो जो है किया। अच्छा, दूसरा है क्या
ये सवाल भी आप देखिए, ध्यान में रखिए कितना हम लोग दिक्कत में आ गए हैं। वो समझिए, सब्यसाची दास को जो है उसने यही बात उठाई थी जो आप लोग कह रहे हैं कि जहां जहां क्लोज अशोका कंटेस्ट था, यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर अशोका यूनिवर्सिटी जी, इनको नौकरी गंवानी पड़ी। जी। यंग मैन ही लॉस्ट हिज जॉब, उनको जी। अपनी नौकरी, मतलब उनकी नौकरी छीन ली इन्होंने। वो आदमी ने जो कहा था कि जहां क्लोज कंटेस्ट है वहां बीजेपी जीत रही है, और रिसर्च पेपर से उसने आंकड़े देकर के एकदम साइंटिफिक ढंग से किया, और वो रिसर्च पेपर किसी बड़े जर्नल में पब्लिश हुआ, और उसका हेडिंग था ये जो है मतलब डिक्लाइन जो है डेमोक्रेसी का, वो कैसे हो रहा है वर्ल्ड के सबसे बड़े लोकतंत्र में। तो वो जो है डाउन स्लाइडिंग ऑफ डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, ये रिसर्च पेपर का नाम है, आपको मैं कोट कर रहा हूं। वहां से हमको शुरू करना चाहिए कि ये और अभी तुरंत उसी से जोड़ के देखिए कि एकेडमिक फ्रीडम के ये पे इंडेक्स पे जो स्कॉलर्स एट रिस्क करके जो इंटरनेशनल नेटवर्क है, उसने कहा है कि हम और नीचे चले गए हैं। मतलब अब एकेडमिशियंस को, जो ये योगेंद्र जी वगैरह जैसे एकेडमिशियन है, उनको आजादी नहीं है, ये बात उनको आके बतानी चाहिए। तो उसके बाद और लाचार बनकर के बैठ गए। उनको बोलना चाहिए आकर के कि देखिए हमारी आजादी छीन ली गई है, हमारे जो एकेडमिक फ्रीडम है वो कमजोर हो गए हैं। इसके बदले वो बात कर रहे हैं कि हमसे गलती हो गई। आपसे कौन पूछ रहा है गलती हो गई? जिसकी गलती है वो बताएगा कि किसकी गलती हुई। आपने जो देखा आप नहीं देख पाए तो आपकी गलती है ही, और आगे भी देख नहीं पा रहे हैं, ये सबसे बड़ी गलती है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जरा धनंजय जी जल्दी से आपके पास आना चाहता हूं। धनंजय जी, आज सुबह सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके संजय राउत ने भी ईवीएम पर और चुनाव आयोग पर आरोप लगाए हैं, और ये तो साफ समझ में आता है कि अब 2 दिन बाद चुनाव की घोषणा होने जा रही है महाराष्ट्र और झारखंड में। वैसे में कहा जा रहा है कि कल के बाद परसों रविवार को घोषणा हो सकती है चुनाव की, और ऐसे में ये ईवीएम का जो मुद्दा है वो गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका कितना असर आप देखते हैं महाराष्ट्र में? क्योंकि संजय राउत का कहना है, वहां के और नेताओं का कहना है कि जो कुछ हरियाणा में हुआ वो हम महाराष्ट्र में नहीं होने देंगे। इसका मतलब क्या माना जाए? क्या इसके खिलाफ इंडिया गठबंधन एकजुट होकर कोई लड़ाई छेड़ने जा रहा है? राहुल गांधी एक लड़ाई छेड़ रहे हैं, ये तो साफ दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी एक नहीं बल्कि 2 लड़ाई छेड़ते हुए दिखाई देते हैं। पहली बात जो मैं जोड़ना चाह रहा हूं, ये आपके सवाल में नहीं है लेकिन यहां जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, पहली बात कि राहुल गांधी अपने संगठन में पूरा नीचे से ऊपर तक बदलाव चाहते हैं। आने वाले समय में वो रिफ्लेक्ट होता हुआ हम देखेंगे। और दूसरी बात कि ईवीएम को लेकर ये जो गोलमोल जो बातें होती रही हैं, इस पर भी एक नई लड़ाई, चाहे वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत उसके अंदर ले करके इस चीज को लेके आए या कुछ और करें, ये सारी चीजें अंदर खाने तैयारियां चल रही हैं। लेकिन जब इंडिया गठबंधन की हम बात करते हैं, जब बात अगले चुनावों की करते हैं, तो पिछले चुनाव की तरफ आपका ध्यान जाएगा, चाहे वो लोकसभा हो या इन 2 राज्यों के विधानसभा चुनाव हो। इसका रिफ्लेक्शन महाराष्ट्र के चुनाव में कैसा आप देख रहे हैं? जब ईवीएम का मुद्दा आता है, चुनाव सुधार का मुद्दा, या चुनाव की प्रक्रिया में जो गिरावट आई है, या जो बात अभी कह रहे थे हमारे साथी अनिल जी, जो लोकतंत्र में जो गिरावट आई है, इन सब को देखा जाए तो महाराष्ट्र के नेता कितने तैयार हैं, इंडिया गठबंधन के नेता? देखिए, इस सवाल के दो एंगल हैं। एक तो ये है कि चुनाव आयोग को क्या हम 2 महीने में, 1 महीने में सुधार सकते हैं? तो चुनाव आयोग को तो सुधार नहीं सकते। कोई आपके पास ये नहीं है कि चुनाव आयोग जो है अचानक इतना बढ़िया काम करने लगे कि अरे ये तो निष्पक्ष हो गया है, ये तो देश के लिए सोच रहा है। आज की तारीख में देश के लिए सोचने वाले बहुत कम लोग हैं। जो राष्ट्र करते रहते हैं, किसी को पकड़ के पीट करके भारत माता की जय बुलवाते हैं, वो तो गटर में नहा रहे हैं। वो तो चाह रहे हैं कि पूरा देश गटर में आके बैठ जाए। वो चाहे वो हाँ मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करना हो, या महाराष्ट्र में जो है, अब महाराष्ट्र में देखिए क्या कर रहे हैं, ये 1500 रुपये सबको बांट रहे हैं, सारी महिलाओं को, जितनी महिलाओं ने आवेदन दिया सबको 1500 रुपये दे रहे हैं। एक तो ये महान काम कर रहे हैं। दूसरा, अब ये बर्तन दे रहे हैं कि जिसको जिसको चाहिए बर्तन ले जाओ। मतलब आप पैसा दो, बर्तन लो, वगैरह वगैरह, और आप वोट दे देना हमको। ये बोल रहे थे वोट जिहाद, ये तो खुद क्या कर रहे हैं, कैसे वोट को खरीद रहे हैं, या कहिए कि लालच देकर के फंसा रहे हैं। लेकिन एक बात मुझे महाराष्ट्र में अलग दिखाई पड़ती है। महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश नहीं है, हरियाणा भी नहीं है महाराष्ट्र। यहाँ भी ये मराठा गैर मराठा करेंगे, ये ओबीसी फलाना, इनके पास यही आता है। एक धर्म के नाम पर तोड़ो, फिर जाति के नाम पर तोड़ो।
उन दोनों से ना टूटे तो पैसा दे करके खरीद लो, उससे भी नहीं हुआ तो तंत्र को लगा दो, है ना। साम दाम दंड भेद जो चार है ना वो चारों, और पांचवा ये है कि कुछ नहीं होता तो गटर में कूद जाओ और कहो कि देखो हमको इसने गटर में धक्का दे दिया। ये 5 चीजें ये लेके चलते हैं। अब इनसे किसी सुधार की अपेक्षा मत कीजिए। जो तंत्र में बैठे हैं वो सुधार करेंगे, ये मुझे नहीं दिखाई पड़ता। अब बताइए, हर चीज में आप आज देश में बैंक में जाते हो या कोई और काम करते हो, सब चीज ऑनलाइन होता है, सब आधार से जुड़ा हुआ है। वोटिंग कार्ड आपका आधार से जुड़ा हुआ नहीं है। वोटिंग कार्ड में आप खुद सुधार नहीं कर सकते हो। वो BLO आएगा, वो आपका ये करेगा, वो फलाना करेगा। एड्रेस चेंज कराना हो, आपको कुछ और करना हो, कुछ नहीं कर सकते आप। आपके पास बोलेंगे कि चुनाव आयोग के पास डिपार्टमेंट में आदमी नहीं है। अरे जो सबसे जरूरी काम है लोकतंत्र में, सबसे जरूरी काम क्या है? वोट देना। वोट का सही वोट पड़े और वोटों की सही गिनती हो, तभी लोकतंत्र है ना जी। सबसे कंडम हाल में वही है, सबसे बड़ा चाटुकार वही बना हुआ है, सबसे ज्यादा संदेह उसी पर है। तो इस देश के नागरिकों को, बड़ा सही बोला अनिल भाई साहब ने कि ये देश के नागरिकों के साथ धोखा है। प्रेम भाई भी बोल रहे थे और सुनील जी भी बोल रहे थे। ये कांग्रेस के साथ धोखा नहीं है, कांग्रेस के साथ तो सेकेंडरी धोखा है, प्राइमरी धोखा है ये देश के साथ धोखा है कि देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में लोग की कीमत नहीं है, उसके वोट की कीमत नहीं है। आप उसको लूट लेते हो, हाईजैक कर लेते हो, गलत तरीके से प्रभावित करते हो। अब महाराष्ट्र की फिर बात करते हैं। तो महाराष्ट्र में एक तो कांग्रेस का अभियान जो शुरू हो रहा है, घर घर संविधान, वो बड़ा जरूरी अभियान है। यहाँ घर घर संविधान और जो प्रियम्बल का पाठ, संविधान का इन लोगों ने कहा, बीजेपी के लोगों ने, कि ये झूठा नैरेटिव गढ़ा। अरे झूठ बोलने में कांग्रेस किसी जन्म में आपसे आगे नहीं जा सकती है, लिख लो कहीं। आपसे बड़ा झूठा दुनिया में कोई नहीं होगा। झूठ के अलावा कुछ बोलते नहीं हो आप। आपका कांग्रेस से कोई मुकाबला ही नहीं है। पूरी दुनिया की पार्टियां एक तरफ हो जाएं और आप अकेले एक तरफ भारी हो उसमें। अब फिर बात आती है कांग्रेस जो है, कांग्रेस के साथ यहां पे और एक प्लस पॉइंट है राजीव भाई। वो प्लस पॉइंट ये है कि शरद पवार हैं और उद्धव ठाकरे हैं। शरद पवार मराठा हैं और उद्धव ठाकरे की पार्टी में ओबीसी वोट ज्यादा है। इनकी सबसे ज्यादा चिंता ये है, और सबसे ज्यादा चिंता ये है, आप समझिए इसको, कि 105 विधायक इनके पास अपने दम पे सरकार बनाएंगे और 105 विधायक वाला आदमी मुख्यमंत्री नहीं। 105 आदमी वाला विधायक वाला पार्टी जो है उसके पास 9 लोकसभा सीट, और जिसके पास 13 विधायक बचे। भाई 54 विधायक थे, 40 तो लेके चले गए शिंदे, बाकी बचा 14 विधायक वाले की 9 सीट। तो 14 विधायक वाले को 9 सीट, 105 वाले विधायक वाली पार्टी को 9 सीट, कौन ज्यादा आगे है बताइए जरा। कोई गणित जोड़िए, आप लोग अभी गणित जोड़ रहे थे। तो इनकी सांस फूली हुई खाली नहीं है, सांस फूली हुई है, नस खिंच रही है, गर्दन पे कोई भारी बोझ लग रहा है, पांव भी कहीं दलदल में धंसा दिखाई पड़ रहा है। जितनी बीमारियां हो सकती है सब महाराष्ट्र में इनको दिखाई पड़ रही। अब कह सकते हैं दर्शक कि भाई हरियाणा में तो आप लोग बोल रहे थे कांग्रेस के पास 55 सीटें 60 सीटें, बीजेपी साफ, ये लीजिए वो तो उल्टा हो गया। तो मैं उतना सब दोहराऊंगा नहीं, जो प्रेम भाई और सुनील जी इतना सब बोले उस पर अब मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन यहाँ पे जो कांग्रेस के भीतर जो चीजें हैं वो महाराष्ट्र में कमतर है। कांग्रेस में मजबूत संगठन है और ओबीसी बाकी समाजों का भी है, और जो शरद पवार हैं और जो उद्धव ठाकरे है इसका काउंटर नहीं है बीजेपी के पास। ये सबसे खास बात है। और आप लोकसभा चुनाव में याद कीजिए, शरद पवार को 8 सीटें मिली थी, 10 लड़ा, 8 सीट लेके आया। बीजेपी कहाँ खड़ी होती है? मोदी जी, पूरा तंत्र, चुनाव आयोग, पता नहीं क्या क्या, ये पैसा ले लो, ये पैसा ले लो, इधर ऐसे बैठ जाओ, इधर पैसा कमा लो। अभी करके गए हैं ना उद्घाटन करके, वहां से भी पानी टपकने लगा है। तो हर जगह से पानी टपक रहा है। लेकिन ये जो पानी टपक रहा है ये भारत के आंसू है, ये पानी नहीं है, वो निर्मल जल नहीं है, वो भारत के आंसू है कि ऐसी सरकार मिली है जिसने तमाम जगहों को जो है कचरा बना दिया। आप न विचार की बात कर सकते हैं, न संवेदना की बात कर सकते हैं, न इमोशन की बात कर सकते हैं, न दुख की बात कर सकते हैं, न सच की बात कर सकते हैं। झूठ झूठ झूठ,
जितना ठग सकते हो। अरे इनके अपने विधायक पिट जाते हैं और कुछ नहीं कर पाता है। देखिए उत्तर प्रदेश में क्या हुआ। तो महाराष्ट्र में मैं कहूंगा कि महाराष्ट्र में मुझे अब तक, अब कल कुछ फिर कोई आप आपस में गलती कर लें तो मैं क्या करूं, लेकिन जो संजय राउत ने कहा है, संजय राउत देखिए एक और संजोग कहिए या जो कहिए, 2019 में उद्धव ठाकरे अलग हो गए। क्यों अलग हो गए? उद्धव ठाकरे की लाइफ में बेहतरी होनी थी और सब लोग कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे जो है अपने दादाजी के नक्शे कदम पर चल पड़े। उनके पिताजी हिंदुत्व की तरफ चले गए थे, लेकिन उनके दादाजी सामाजिक न्याय की बात करते थे, उस नोट पे गए हैं। और जितना बढ़िया आदित्य ठाकरे बोलते हैं, तो एक जो बीजेपी के साथ रहते थे वो मौसेरे भाई हो जाते। आज जो अजित पवार के साथ जो हादसा हुआ है, आप उसको मामूली हादसा समझ रहे हैं। वो चौहान है, क्या चौहान उनका नाम है, जो मुख्यमंत्री थे यहाँ के महाराष्ट्र के, अशोक चौहान की गति आप समझ रहे हैं? कितनी भयंकर दुर्गति है। अजित पवार जी बेचारे इधर रहे कि उधर रहे, न इधर चैन है न उधर चैन है। हमारे यहाँ कहावत है, न बाएं तरफ बाएं करवट चैन, न दाएं करवट चैन, किसी करवट चैन नहीं। क्योंकि वो मोदी जी और उनकी जो पार्टी है, शिंदे जी की पार्टी, वो अजित पवार जी को मानने को तैयार नहीं है। अजित पवार जी को जनता में खतरा लग रहा है कि अगर इधर रहे तो हमारा वोटर भाग जाएगा। अब अभी सुनिए कि मदरसे के टीचर्स को 6,000 की जगह 16,000 दिया जाएगा। ये क्या है? कहाँ तो आप बोलते हो कि मदरसे में जो है आतंकवादी पलते हैं। सारे मदरसे, वहां से एक बोलता है, आसाम का एक आदमी बोलता है आपको कि सारे मदरसे बंद हो जाने चाहिए, आतंकवादी पलते हैं। तुम यहाँ आतंकवादी पालने वाले को 16,000 दे रहे हो यार, ये कौन राजनीति है? तो बीजेपी की राजनीति को समझना मुश्किल है आम आदमी के लिए, लेकिन आम आदमी भी इसी देश की मिट्टी से निकला हुआ है, उसको भी समझ में आता है। क्योंकि पढ़ाई को आपने गौन कर दिया है, स्वास्थ्य को आपने गौन कर दिया है। पढ़ाई की क्या हालत है महाराष्ट्र में, देखिए कितनी बुरी हालत में है महाराष्ट्र में शिक्षा व्यवस्था। लेकिन लोगों को लगता है कि 1,500 तो दे रहा है, शायद काम करे, लेकिन मुझे लगता है वो भी काम नहीं करेगा, क्योंकि सामाजिक न्याय यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। तो राहुल गांधी को जो लोकसभा में जो 13 सीटें मिली थी, वो हवा में नहीं मिली थी, उसका असर है। और उस तरह की गुटबाजी यहाँ नहीं है। मैं एक और बात कहूँ जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, गुटबाजी और उसके अलावा जो बाकी चीज़ें जिसमें इंडिया गठबंधन और वहाँ अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाविकास आघाड़ी है, वहाँ पे 3 दल हैं वहाँ जो महाविकास आघाड़ी का, और ये सब इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं। और ये आगे किस ढंग से आने वाले चुनाव को लड़ते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। आना चाहता हूं जल्दी से अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास। अमलेंदु जी, कैसे आप देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को? हरियाणा की बात हम कर रहे हैं, उसमें चुनाव आयोग को लेकर उसके ऊपर जो उंगलियां उठ रही हैं, कांग्रेस पार्टी आज फिर से एक ज्ञापन जो है वो मतलब जाके सौंपी नहीं है, लेकिन ईमेल के जरिए वहाँ तक पहुँचाया गया है। और इसकी लड़ाई अब कांग्रेस के अंदर खाने से कहा जा रहा है कि कांग्रेस इसको बहुत मजबूती के साथ लड़ने वाली है। कैसे देखा जाए? राजीव जी, निश्चित तौर पे कांग्रेस को लड़ाई लड़नी पड़ेगी और ये मजबूरी भी है कांग्रेस की भी, तमाम विपक्षी दलों की ये मजबूरी है कि उनको ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी और लड़ाई लड़ने के तमाम साधन अपनाने पड़ेंगे। चिट्ठी पत्री से लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर सड़कों पे आंदोलन, न्यायपालिका, सब जगह जाना पड़ेगा और इस लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ना पड़ेगा, वरना लोकतंत्र इसी तरीके से हाईजैक होता रहेगा और हर चुनाव के बाद इसी तरीके से एक दूसरे के ऊपर दूसरारोपण होते रहेंगे कि इसकी वजह से हार गए, उसकी वजह से हार गए। क्योंकि राजीव जी, ये सीधा साधा मसला नहीं है, ये बहुत गंभीर मसला है। और जिस तरीके से लोकतंत्र का अपहरण किया जा रहा है और खुलेआम अपहरण किया जा रहा है और अपहरण करने के बाद अट्टहास किया जा रहा है, ये बहुत गंभीर चीजें हैं। तो ये इसको बहुत गंभीरता के साथ देखना पड़ेगा। और दूसरा, जिस तरीके के जो लिबरल और सोशल मीडिया पर जो तमाम चिंतक समझे जाते थे, जो कि साहब बड़ी बातें करते थे, वो भी अब धीरे धीरे राजनीति देखा जाए वो या तो दबाव में आ रहे हैं या फिर जो बेनकाब होना है। दो में से एक चीज तो हो सकती है, या तो आप दबाव में है या फिर बेनकाब होना है। आप वही थे जो आप निकलकर सामने आ रहे हैं, वरना जो है आपके ऊपर कोई दबाव है। तो लेकिन इससे हटकर जो महत्वपूर्ण बात है, वो महत्वपूर्ण बात राजीव यही है कि जिस तरीके से आज कांग्रेस ने इसको दिया है और इस पे सवाल उठाए हैं। और सबसे बड़ी बात जो संजय राउत ने कहा कि चुनाव आयोग चूना लगाता रहता है, यानी अब ये धारणा बनने लगी और लोग खुलेआम कहने लगे कि चुनाव आयोग चूना लगाता है। तो ये चुनाव आयोग की जो संवैधानिक संस्था है, उसका जो प्रतिष्ठा है वो धूमिल हो रही है। और इसकी प्रतिष्ठा को बचाना चुनाव आयोग का दायित्व इसलिए है कि सिर्फ संस्था की बात नहीं, बल्कि पूरे डेमोक्रेसी की बात है।
बिल्कुल बिल्कुल अमलेंदु जी, आपके पीछे से भजन कीर्तन की आवाज़ आ रही है, इसलिए भी मैं थोड़ा जल्दी आपको रोक लिया। हालांकि आज नवरात्र है और कल विजयादशमी है और आप सबको शुभकामनाएं। और अमलेंदु जी के मोहल्ले में ज़्यादा ज़ोर शोर से शायद नवरात्र मनाई जा रही है, वो दिख रहा है। सुनील शुक्ला जी, आपके पास आना चाहता हूँ। सुनील जी, अब ज़रा कल से लेकर आज के घटनाक्रम पे आना चाहता हूँ। ईवीएम और चुनाव सुधार और चुनाव आयोग की बातें हम लोग खूब कर लिए। अब घड़ी की सुइयाँ टिक 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 ज़्यादा तेज़ी से हो रही हैं, लेकिन ये बात भी ज़रूरी है। कल से सुर्खियों में छाए हुए हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही, जिसमें वो ऑफ़र देना कहें या मशविरा कहें या समझाना कहें, तो उन्होंने नीतीश कुमार को कह दिया कि आपको उधर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आप देख लीजिए कि आपके गुरु के साथ क्या हो रहा है, जेपी के साथ क्या हो रहा है, जयप्रकाश नारायण के साथ। और दूसरी तरफ इधर राहुल गांधी को हम देख रहे हैं। इंडिया गठबंधन की बात की जाए, और खुल के आज भी अखिलेश यादव ने कहा है कि हम लोग साथ साथ हैं, इंडिया गठबंधन साथ है। अगर आम आदमी पार्टी को भी देखा जाए तो आम आदमी पार्टी का एक विधायक अभी चुन के आया है उधर से जम्मू कश्मीर में, और आज उन लोगों ने भी, उस विधायक ने भी, यानी आम आदमी पार्टी ने भी इंडिया गठबंधन के रूप में समर्थन दे दिया है। जो उमर अब्दुल्ला 14 तारीख को शपथ लेने जा रहे हैं उस टीम को, यानी कि कांग्रेस और एनसी को। यहाँ इंडिया गठबंधन की मजबूती की बात मैं आपके ज़रिए समझना चाहता हूँ कि एक चुनाव बीत गया, लोकसभा का चुनाव साथ में उसी समय फॉर्म हुआ था, उसके बाद फिर ये चुनाव, इसमें इंडिया गठबंधन को लेकर भी पिछले 4-5 दिनों से और ख़ासकर रिजल्ट आने के बाद खूब बातें हुई, और अब एक नए चुनाव की तरफ बढ़ना है, और जिसमें गठबंधन है दोनों तरफ, चाहे वो महाराष्ट्र हो चाहे इधर झारखंड हो। कितनी मजबूत देखते हैं आप इस जोड़ी कहें, या कितना मजबूत देखते हैं इस गठबंधन को आप आज की तारीख में? जो महाराष्ट्र और झारखंड की राजनीतिक स्थितियां हैं, इनमें कोई भी दल इंडिया दल समूह से अलग होने के बारे में सोचेगा नहीं। इंडिया दल समूह को मजबूत करने में, उसको बनाए रखने में उद्धव ठाकरे, शिवसेना और हेमंत सोरेन ने अपनी अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह किया है। राजनीतिक स्थितियां अब इस लायक नहीं कि आप इनसे अलग होकर के अपनी राजनीतिक ताकत आप बनाए रख सकते हैं। इन प्रदेशों की भी जनता ये चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ने वाली ताकतें एक हों और उसके केंद्र में कांग्रेस हो। मैं इन दोनों राज्यों में इंडिया दल समूह के बिखराव की कोई संभावना या कोई आशंका देखता नहीं। वजह इसकी यह भी है कि ये तीनों के तीनों दल जो इस समय इन दोनों राज्यों से हैं और इंडिया दल समूह में है, ये एक जिम्मेदार और जिसको कहते हैं टाइम टेस्टेड सहयोगी रहे अब तक। जब महाविकास अघाड़ी के ऊपर तमाम दबाव पड़े, पार्टियां तोड़ दिया गया, विभिन्न सांसद और विधायक टूट करके चले गए, बावजूद इसके शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने इंडिया दल समूह से अलग होने की बात नहीं की। और मेरा अपना ये मानना यह है कि जिन राजनीतिक नेताओं ने अपने दल या संगठन या समूह को विकसित किया है, मतदाता उन्हीं के साथ रहता है। आप शरद पवार की पार्टी से अलग होकर के सांसद विधायक तो ले जा सकते हैं, उनके अपने अपने राजनीतिक स्वार्थ हो सकते हैं, मतदाता अपने साथ नहीं ले जा सकते। आज तक कभी नहीं हुआ ये। मतदाता या समर्थक उन्हीं के साथ गया जहां उस पार्टी का नेता रहा, जिसको नेता मानते रहे। आप मुलायम सिंह यादव जी का उदाहरण देख लीजिए। मुलायम सिंह जी के देहावसान के बाद शिवपाल जी ने एक नई पार्टी बनाई। उनके जीवित रहते हुए सेकंड इन कमांड माने जाते थे शिवपाल जी। एक मतदाता उनके साथ नहीं गया, समाजवादी पार्टी के सभी मतदाता अखिलेश यादव के साथ रहे। ये हर जगह आपको उदाहरण मिलेगा। आप अकाली दल को देख लीजिए, अकाली दल को कितने बार तोड़ने का प्रयास किया गया। अकाली दल का मतदाता भले इधर उधर चला गया, आज उसका मत प्रतिशत बहुत गिर गया, लेकिन पार्टी वहीं पे है जहां प्रकाश सिंह बादल के परिवार के लोग, वही स्थिति वहां भी है। तो ये जाने वाला नहीं है। तो मेरा अपना ये मानना है कि जो आगामी विधानसभा के चुनाव है, अकाली दल में महाराष्ट्र में इंडिया दल समूह में किसी टूट की आशंका में देखता नहीं। और यह उत्तर प्रदेश में भी होगा। उत्तर प्रदेश में एक नया घटनाक्रम जरूर हुआ जब अखिलेश यादव ने 6 उम्मीदवारों को उन्होंने घोषित कर दिया जो उपचुनाव होने वाले। एक तरफा उन्होंने घोषणा की और कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया आई कि बिना विमर्श किए उन्होंने घोषणा कर दी।
लेकिन कल ही परसों उन्होंने घोषित किया, कल उन्होंने बयान दिया मुलायम सिंह यादव जी की पुण्यतिथि पर कि इंडिया दल समूह के साथ हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे। कल ही नेता विपक्ष माधव प्रसाद यादव जी का, माधव प्रसाद पांडे का बयान आया कि इंडिया दल समूह के साथ मिलकर के ही चुनाव लड़ेंगे। वजह भी है कि इंडिया दल समूह के साथ मिलकर के लड़ करके ही आप अपनी राजनीतिक ताकत को वापस पा सकते हैं या अपनी राजनीतिक ताकत के बदौलत सफलताएं अर्जित कर सकते हैं। मतों का विभाजन करके, राजनीतिक परिवेश में विभाजन करके आप अपनी राजनीतिक ताकत को बचा नहीं सकते। भारतीय जनता पार्टी के संगठन को आप कमतर नहीं आंक सकते। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के जितने भी तरीके अपना सकती है उसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते या अन्य राजनीतिक दल सोच भी नहीं सकते। तो मैं देखता हूं कि इन दोनों ही राज्यों में, झारखंड में और महाराष्ट्र में, और उपचुनाव के मद्देनजर उत्तर प्रदेश में, इंडिया दल समूह में किसी बिखराव की आशंका मुझे नजर नहीं आती। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। इंडिया गठबंधन में बिखराव की संभावना, आशंका आपको नहीं दिखाई देती है। बिल्कुल इसी तरफ थोड़ा और बढ़ते हैं। अनिल जी, कैसे आप देखते हैं यहाँ से, क्या आपको भी लगता है कि इंडिया गठबंधन को लेकर जो पिछले 3-4 दिनों से बात हो रही थी कि ये अब बिखर गया या बिखर जाएगा, इस बात में कितना दम दिखाई देता है आपको? अनिल सिन्हा जी शायद नहीं है। धनंजय जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं सुनील जी कि जो इंडिया गठबंधन में मजबूत, आप गौर कीजिए, हेमंत सोरेन लगातार कांग्रेस के साथ खड़े हैं, या जो वहाँ पे जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल है, तीनों पार्टियां, और हेमंत सोरेन ने अपनी स्थिति मजबूत की है। यही वजह है कि ये बीजेपी को पता है, अब वो लगातार जो है वो असम के मुख्यमंत्री को, निशिकांत दुबे को, सबको लगाए हुए हैं कि जितना हो सकता है बोलो, और जो बांग्लादेश में हो रहा है, जो बांग्लादेश से लोग आ रहे हैं, मुसलमानों की संख्या बढ़ गई है, तमाम चीज़ें वो हिंदू मुसलमान तमाम करने पे लगे हुए हैं। लेकिन वहाँ पे एक मजबूत ये है कि जो हेमंत सोरेन की पार्टी है वो ज़मीन पे खड़ी है, और उसने आदिवासियों के बीच मजबूत पकड़ है उनकी। इनके पास कोई आदिवासी नेता नहीं है। चंपई सोरेन को ला करके भी कुछ हुआ नहीं इनको, क्योंकि चंपई सोरेन की जगह जिस व्यक्ति को उन्होंने, हेमंत सोरेन ने मंत्री बनाया, उस आदमी की भी जमीनी पकड़ है, वो भी पुराना कार्यकर्ता है, वहाँ पुराना विधायक है जिसको लाया गया। तो चंपई सोरेन वाला जो इफेक्ट था वो भी नहीं काम किया। फिर बीजेपी का अपना इफेक्ट जो मोदी जी का है वो काम नहीं कर रहा है। अब हिंदू मुसलमान काम करता है कितना ये, लेकिन एक गौर करने वाली बात ये भी है कि जहाँ पे साथ में जो इंडिया गठबंधन है, जो रीजनल पार्टियां हैं, चाहे महाराष्ट्र हो चाहे हरियाणा हो या झारखंड हो, दोनों प्रदेशों में आप गौर कीजिए कि रीजनल पार्टी मजबूत है। बीजेपी को लड़ने में उससे बड़ी ताकत लगानी पड़ती है। बाकी बेईमानी और क्या क्या वो तो अलग जगह है। अब जैसे एनसी की बात कीजिए कि आप जम्मू कश्मीर में क्या किया बीजेपी ने, तमाम जितने सुनील जी ने बताई सब चीजें लगा दी। उसने छोड़ा के छूट गया हो तो बताइएगा, हम भी याद रखेंगे। उसने मुझे तो नहीं दिखाई पड़ता कुछ छोड़ दिया हो, बल्कि कुछ और चीजें लगाई होगी जो हम लोग को पता नहीं है, और क्या क्या लगाया होगा तो हमको पता नहीं। लेकिन वो भी क्या हुआ बीजेपी का, और जो झारखंड है और जो महाराष्ट्र है, दोनों प्रदेशों में मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन मजबूत है। और यहाँ खास करके यहाँ बात है, झारखंड की बात नहीं करूँगा, कांग्रेस की है क्या कुछ है क्या नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र में दिल्ली कांग्रेस की है वो। अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि वो जो हिंदू नॉन हिंदू करते हैं, वो जातियों का जो झमेला खड़ा करते हैं, वो यहाँ खड़ा होना आसान नहीं है। फिर एक बात और कहूँ कि जो हिंदुइज्म का जो चेहरा, हिंदुइज्म का जो भी जो उठाते हैं महाराष्ट्र में, यहाँ पे शिवाजी महाराज सबसे बड़े हैं। एक हैं छत्रपति शिवाजी महाराज, एक है छत्रपति साहू जी महाराज। साहू जी महाराज जो है वो जाने जाते हैं सामाजिक न्याय के लिए, और ये जिस हिंदुत्व को लेकर के दौड़ते रहते हैं, तो हिंदुत्व में जो शिवाजी महाराज का जो हिंदुत्व था, उनसे उनके पैरेलल इनका हिंदुत्व नहीं है। इनका हिंदुत्व तो मुस्लिम विरोधी है, इनका हिंदुत्व तो जो है सवर्णवादी है। लेकिन शिवाजी महाराज का जो हिंदुत्व था वो मुस्लिम विरोधी नहीं था, वो सवर्णवादी हिंदुत्व नहीं था। इसको अंडरलाइन करने की जरूरत है कि ये जो हिंदुत्व की बात करते हैं, इनसे पहले, इनके बाप दादा के आने से पहले हिंदुत्व की बात कर रहे थे, हिंदवी राज्य बनाने की बात कर रहे थे छत्रपति शिवाजी महाराज। और छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो हिंदवी स्वराज की स्थापना की, हिंदवी राज्य की स्थापना की, उसमें मुसलमान विलन नहीं था, उसमें दलित विलन नहीं थे,
उसमें जो है चरण धो करके पीने वाले हैं, सवर्ण में ऐसा ज्ञान नहीं दिया जाता था जो आरएसएस ज्ञान दे रहा है। और ये जो सावरकर वाला जो ज्ञान है वो यहाँ उस तरीके से नहीं काम करता। फिर साहू जी महाराज हो गए, फिर फूले कितना इंपॉर्टेंट है, महिलाओं के लिए जितना काम किया, महिला शिक्षा की बात हो, तमाम बातें हों। मुझे तो लगता है कि कांग्रेस को आगे आने वाले समय में इस पर ध्यान देना चाहिए, फूले पे जी, कि आप उनके बिना महाराष्ट्र में बड़ा आसान नहीं है जगह बना पाना चीजों का। हालांकि कांग्रेस की पुरानी जगह है, कांग्रेस लगातार यहाँ जीतती रही है, कांग्रेस की मजबूत जमीन है महाराष्ट्र में, लेकिन अब जब सामाजिक न्याय पर उतरे हैं तो सामाजिक न्याय और हिंदुत्व जो शिवाजी महाराज के साथ देखिए कितना घोटाला किया, जो मूर्ति बनाई उसमें भ्रष्टाचार कर दिया, अब किसको बख्शेंगे ये? तो ये तमाम चीजों को उधारे जाने की जरूरत है। और मुझे लगता है महाराष्ट्र में शिक्षा का लेवल हो और बाकी जो स्थितियां हैं वो बेटर है और सामाजिक न्याय बेटर कंडीशन में है यहाँ पे। और साथ में जो उद्धव ठाकरे का आना है, मैं बार बार इस बात को अंडरलाइन करता हूँ कि उद्धव ठाकरे के लिए आना कांग्रेस के साथ बोनस पॉइंट है, बीजेपी के लिए माइनस पॉइंट है और भयानक माइनस है। कितना भी शिंदे जी को ले आइए, शिंदे जी कितना मदद कर देंगे विधानसभा चुनाव में वो देखने वाली बात है, लोकसभा चुनाव में कहाँ मदद कर पाए, बीजेपी की हालत भी इतनी खराब रही। तो विधानसभा में मुझे लगता है कि और बेटर पोजीशन में होंगे, बाकी तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, जो ईवीएम कहे जो ईवीएम कहे। अमलेंदु जी क्लोजिंग। अमलेंदु जी क्या यहाँ भी जो ईवीएम कहे ये माना जाएगा या यहाँ कुछ और सुधार दिखाई देगा? महाराष्ट्र और झारखंड की मैं बात कर रहा हूँ। राजीव जी, यहाँ सुधार करने पड़ेंगे, चुनाव आयोग को सुधरना पड़ेगा, क्योंकि अब चीजें शुरू हो गई हैं, अब सब जगह गड़बड़ी नहीं चल पाएगी। चुनाव आयोग जिस तरीके से बिहेव कर रहा है, अब ये लोगों की समझ में आ गया है कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का लखैत बन के काम कर रहा है, ये आम जनता समझने लगी। तो चुनाव आयोग को सुधरना पड़ेगा और विपक्ष को ये दबाव बनाना पड़ेगा कि चुनाव आयोग सुधरे और जो उसकी संवैधानिक जिम्मेदारी है उसका निर्वहन करे। नरेंद्र मोदी का या भाजपा का लखैत बनकर काम ना करे चुनाव आयोग, ये उसको समझना पड़ेगा, विपक्ष को समझाना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि राजनीति अब चीजें बदलेंगी और ये दबाव बढ़ेगा और चुनाव आयोग को ठीक होना ही पड़ेगा। जी, चुनाव आयोग को बिल्कुल लोकतंत्र को अगर मजबूत रखना है और ये जो स्वायत्त संस्थाएं हैं और संवैधानिक संस्थाएं, खासकर चुनाव आयोग जैसी संस्थाएं, इनको अगर स्वतंत्र रूप से काम करना है और मजबूती दिखानी है तो इनको खुद पर भरोसा करना होगा। और सबसे बड़ी चीज़ कि किसी का पक्ष लेना और किसी के खिलाफ तिकड़मबाजी अगर कोई कर रहा है तो उसको रोकने का काम भी चुनाव आयोग का है, ये खासकर चुनाव के समय। इस पर कितना चुनाव आयोग यहाँ सतर्क और सजग होता है ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस वक्त इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूँ। सुनील शुक्ला जी बहुत बहुत शुक्रिया, अमलेंदु जी बहुत शुक्रिया, अनिल जी, अनिल सिन्हा जी, धनंजय जी और साथ में जुड़े थे प्रेम कुमार जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आप तमाम साथी जो हमारे साथ बने हुए हैं आप सबका भी शुक्रिया अदा करता हूं। श्री किरण जे हमारे साथ बने हुए हैं और आनंद राज हैं, ज्योति जी हमारे साथ हैं, विधि हैं हमारे साथ, असलम चिश्ती जी लिख रहे हैं, डीबी लाइव चैनल के बेबाक, धारदार, बहादुर, ईमानदार, निष्पक्ष, तथ्यपरक पत्रकारिता करने वाले सारे पत्रकारों को दिल से सैल्यूट। 2 दिन से जहन परेशान था, आज सुकून मिला, बहुत बहुत शुक्रिया असलम भाई आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसे ही राजा हमारे साथ हैं, हरियाणा वाला जीत भी नॉन बायोलॉजिकल जैसा था, आम जनता के समझ से परे, आनंद राज का कहना है। ओम प्रकाश जी का कहना है कि राजीव सर जो को रोड पर उतरना होगा अगर चुनाव आयोग सुधार न करे। शुभ रात्रि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ओम प्रकाश जी। और डॉक्टर विनोद प्रकाश गुप्ता शलभ साहब लिख रहे हैं, बहुत गर्म और सार्थक बहस, राहुल गांधी को सख्त